अध्याय 6। उड़ान भरना। जब वेस ने नया सेराफिम डिजाइन बाजार में अपलोड किया तो उसने तुरंत आवश्यक चीज खरीद ली। 2 के विपरीत सेराफिम ने अलग अलग घटकों के अधिक जटिल एकीकरण का दावा किया। एक कामकाजी मॉडल की मांग थी कि वे इस भागों के निर्माण और संयोजन की बेहतर देखभाल करें। 3D प्रिंटर के साथ काम करने में उनकी बढ़ी हुई दक्षता ने उन्हें सामान्य से कम विचलन के साथ भागों को प्रिंट करने में मदद की, जिससे उन्हें कई समस्याओं के बिना असेंबली करने में मदद मिली। जब वेस ने फ्रेम का अंतिम बिल देखा तो वे बुरी तरह डर गया। मुझे पहले से ही अकेले कच्चे माल पर 4400 सोना खर्च करना पड़ा है। अगर मैं आयरन स्पिरिट को अपना उत्पादन स्वचालित करने दूं, तो अंतिम कीमत कम से कम दोगुनी हो जाएगी। एक स्टार मेक जिसकी कीमत 8800 सोना थी, खेल में एक पूर्ण विलासिता थी। एक औसत खिलाड़ी को इतनी संपत्ति बनाने में कई महीने लग गए। वेस ने अपने मॉडल में क्रेडिट मूल्य जोड़ने का निर्णय लिया। चूंकि यह एक उच्च प्रदर्शन वाला मॉडल है, अगर मैं सेराफिम के लिए वास्तविक पैसे लेता हूं तो कम से कम मैं उचित महसूस कर सकता हूं। उन्होंने प्रति मॉडल 3300 ब्राइट क्रेडिट की मामूली कीमत निर्धारित की, जो पहले से ही गेम द्वारा उनसे मांगी गई कीमत के न्यूनतम स्तर पर थी। यदि वह अपने मेक को उज्ज्वल क्रेडिट के साथ बेचता है, तो सामग्री और विनिर्माण की लागत भी उसी मुद्रा से काट ली जाएगी। इसलिए संक्षेप में वेस ने इस कीमत पर कोई लाभ नहीं कमाया। 3300 उज्ज्वल क्रेडिट अभी भी सेराफिम को प्रीमियम वर्ग में रखते हैं। वेस को अधिक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए मॉडलों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में थोड़ी घबराहट महसूस हुई, जिन्हें मेक पायलट इस कीमत पर हासिल कर सकते थे। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरी फैंटेसिया बहुत बुरा प्रदर्शन करेगी। आखिरकार यह इस स्तर की कुछ उड़ान सक्षम मशीनों में से एक है। इसका कुछ मूल्य होना चाहिए। सेराफिम को बिक्री के लिए उपलब्ध कराने के बाद वेस ने अपनी ख्याति पर बैठने से इनकार कर दिया। बाजार में हजारों अनुकूलित फैंटासिया मॉडल और लाखों अन्य स्टार वेरिएंट थे। हर दिन सैकड़ों नई रचनाएं सामने आती थीं, इसलिए वे इसको अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धा से अलग दिखाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता था। सबसे पहले उन्होंने गैलेक्टिक नेट पर सभी प्रमुख मेक उत्साही बोर्ड का दौरा किया और बेशर्मी से सेराफिम के प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए कुछ पोस्ट किए। इसके बाद उन्होंने क्लाउडी कर्टेन के वर्चुअल मैच पायलट समुदाय का दौरा किया और सेराफिम को देशभक्तिपूर्ण खरीदारी के रूप में प्रोत्साहित किया, क्योंकि इसमें ग्रह के प्रसिद्ध फेस्टिव क्लाउड जनरेटर को एकीकृत किया गया था। हालांकि उनकी ऑनलाइन पोस्टिंग थोड़ी मात्रा में ध्यान आकर्षित कर सकती है, लेकिन इन दिनों नेट पर वास्तव में बहुत अधिक बकवास है। विज्ञापन में उनके दयनीय प्रयास समुद्र में एक बूंद के समान भी हो सकते हैं। कुछ मिनटों तक इस मुद्दे पर विचार करने के बाद वेस ने आगे बढ़ने का फैसला किया और खेल से एक अल्पकालिक विज्ञापन सेवा प्राप्त की। आयरन स्पिरिट में एक विशाल बाजार था और डेवलपर्स ने माना कि कुछ डिजाइनर अपनी खुद की कृतियों को अलग दिखाना चाहते थे। इसलिए आयरन स्पिरिट के बाजार ने एक मॉडल को अलग दिखाने के लिए कई तरीके पेश किए, जैसे उन्हें खोज परिणामों के शीर्ष पर रखना या उन्हें आभासी वातावरण में प्रदर्शित करना। सबसे सस्ता विकल्प एक दिन में 1000 ब्राइट क्रेडिट से शुरू हुआ और वेस ने 10 दिनों के छिटपुट विज्ञापन के लिए 9000 क्रेडिट का पैकेज डील खरीदा। इससे वेस के खाते में केवल 11000 क्रेडिट बचे, जिसने उसे लगभग कंगाल बना दिया। पैसा कमाना बाद में आता है। फिलहाल सिस्टम के मिशन को पूरा करना मेरे लिए सबसे अच्छा है। वास्तविक उत्पादन लाइसेंस प्राप्त होने के बाद मैं और भी अधिक कमाऊंगा। एक खेल में हजारों डिजिटल उपकरणों की बिक्री की तुलना वास्तविक ब्रह्मांड में एक भी बिक्री करने से नहीं की जा सकती। अपना प्रकाशन समाप्त करने के बाद
वे इसके पास काफी समय बचा था, इसलिए वह सस्ता संस्करण लाने के लिए डिजाइनर के पास वापस गया। फैंटासिया मॉडल को संशोधित करने के उनके अनुभव ने उन्हें उन क्षेत्रों का पता लगाने में मदद की जिनमें सुधार किया जा सकता है। हम आइए चेसिस को अपग्रेड करना शुरू करें। जैसे ही वेस ने अपने डिजाइन के साथ छेड़छाड़ की, क्लाउडी कर्टन पर किसी और ने आयरन स्पिरिट में लॉग इन किया और आदत के तौर पर वेस की प्रोफाइल की जांच की। ओह! ट्राइसेराटॉप्स ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। चेजिंग क्लाउड्स ने आखिरकार एक नया मेक अपलोड किया। आइए देखें कि क्या यह उनकी पहली रचना से अधिक मूर्खतापूर्ण लगती है। किशोर को लगा कि नई फैंटासिया में अतिरंजित छाती या कुछ और हो सकता है। इसके बजाय उसका सामना एक अद्भुत दृश्य से हुआ। अत्यधिक अनुकूलित मेक स्टेरॉयड पर फैंटासिया जैसा दिखता था। इसके चौड़े फैले हुए पंख कभी कभी पीछे से निकलने वाले आकाशीय बादलों से बाहर निकल आते थे। इंद्रधनुष के रंग ने युद्ध में बहुत कम उपयोगिता प्रदान की, लेकिन इसने फैंटासिया को ऐसा बना दिया मानो वे स्वर्ग से बाहर आ गया हो। केवल कस्टम में की खतरनाक लाल आंख और लंबी निशानेबाज राइफल ने मॉडल को कुछ दांत दिए। ट्राइसेराटॉप्स ने तुरंत पता लगा लिया कि मशीन हवा में निशाना साधने के लिए बनाई गई है। हवाई स्निपिंग सबसे कठिन विशेषज्ञताओं में से एक थी जिस पर एक पायलट ध्यान केंद्रित कर सकता था, लेकिन कम से कम इस मशीन में एक अंतर्निहित उद्देश्य सहायता मॉड्यूल शामिल था। तो इसे सेराफिन कहा जाता है। इसने निश्चित रूप से फंतासिया को अविश्वसनीय चीज में बदल दिया। मेक ने लुक और दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि ट्राइसेराटॉप्स का इरादा मध्यम वजन वाले मेज को चलाने में विशेषज्ञता था, फिर भी उन्होंने सेराफिन को खरीदने और इसे अपने मेक अस्तबल में जोड़ने में रुचि बढ़ाई। कीमतों पर समाप्त होने से पहले उसकी आंखें प्रशंसा में विशिष्टताओं की शीट को नीचे की ओर स्क्रॉल करने लगीं। पीएफ क्या 3300 क्रेडिट? यह तो चीर डालना हुआ। कम से कम सोने की कीमत अधिक उचित लगती है। दुर्भाग्य से 4400 सोना उसकी कीमत सीमा से बाहर था। वह अभी तक अपने ग्रोएनिग हेलमन मेक से आगे नहीं बढ़ा था। ट्राइसेराटॉप्स शांत हो गया और उसने सेराफिन खरीदने की अपनी आवेगपूर्ण इच्छा को रोक दिया। अगर उसे पता होता कि हस्तनिर्मित मॉडल बिकने के बाद सेराफिन की सोने की कीमत दोगुनी हो जाती, तो वह शायद अपना दोपहर का भोजन फूंक देता। जहां तक क्रेडिट में भुगतान करने का प्रश्न है, उसके जैसे बच्चे के पास पॉकेट मनी के रूप में केवल 50 क्रेडिट थे, जो कि इन गेम आइटम पर खर्च करने के लिए बहुत अपर्याप्त थे। उसके माता पिता उसे इतना पैसा बर्बाद करने के लिए डांटते थे। यह मेक मेरी मूल्य सीमा से बाहर है। मेरे पास इस लग्जरी मॉडल को खरीदने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो ऐसा कर सकता है। मुझे मेरी मित्र सूची जांचने दो। ट्राइसेराटॉप्स। यो दोस्त, क्या आप उपलब्ध हैं? 7वां सांप। वार्डअप। ट्राइसेराटॉप्स। मुझे बाजार में एक नया मेक वेरिएंट मिला। मुझे लगता है आपकी रुचि होगी। 7वां सांप। यदि आप मुझे इसके बारे में बताने के लिए समय निकाल रहे हैं तो यह कुछ अजीब होगा। मुझे एक नाम बताएं, मैं इसकी जांच करूंगा। ट्राइसेराटॉप्स। फैंटासिया 2 सेराफिम। 7वां सांप। लानत है, तुम सही हो। यह अब तक मैंने देखा सबसे अच्छा फंतासिया है। लेकिन कीमत का क्या हाल है? मैं उस सारे सोने से एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली फ्लाइट मशीन खरीद सकता हूं और अभी भी चमक दमक के लिए कुछ बचा हुआ है। ट्राइसेराटॉप्स। वे सभी मेक पक्षियों या अल्पपोषित मनुष्यों की तरह दिखते हैं। यह शालीनता से एकीकृत उड़ान प्रणाली वाले कुछ फैंटासिया में से एक है। आप क्लाउड जेनरेटर के साथ कुछ बेहतरीन तरकीबें भी अपना सकते हैं।
बस इसे एक चक कर दो यार। सातवां सांप, तुम मुझे इस तरह धकेलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या आप बादलों का पीछा करना जानते हैं? ट्राइसेराटॉप्स। नहीं, मैं उसी डिजाइनर के एक अन्य कस्टम फैंटासिया के विरुद्ध ही केरेना मैच हार गया। मैं तभी से उस पर नजर रख रहा हूं जब से वह कोई बेवकूफी भरी बात करने में कामयाब हुआ है। सातवां सांप, ठीक है, मुझे उसकी प्रोफाइल फैंटासिया 2 देखने दीजिए। ठीक है, यह उनके खाते में एकमात्र अन्य मॉडल है। ओह ट्राइसेराटॉप्स। सातवां सांप, हा एक सडी ट्राइसेराटॉप्स। हाँ मुझे पता है। सातवां सांप, आपको मुझे उस मैच का रिप्ले फुटेज भेजना होगा। ट्राइसेराटॉप्स, इसके बारे में भूल जाओ। सातवां सांप, प्लीज। ट्राइसेराटॉप्स, यदि आप सेराफिम खरीदेंगे तो मैं इसे आपको भेज दूंगा। सातवां सांप, जरूर, हो गया। ट्राइसेराटॉप्स ने अपने मित्र की सार्वजनिक प्रोफाइल की जांच की और वास्तव में जेलिक मेज को अभी अभी उसके मेक्स टेबल में जोड़ा गया था। उन्हें यकीन था कि थेसवेंथ्स ने मेक को क्रेडिट के साथ खरीदा था। कांस्य लीग में स्वर्ण अर्जित करना कठिन था। सांप एक अमीर पिता के साथ कुछ हजार क्रेडिट्स बर्बाद करने का जोखिम उठा सकता था। कोई अन्य विकल्प न होने पर ट्राइसेराटॉप्स ने रिप्ले फाइल अपने मित्र को भेज दी। कुछ मिनट बीत गए। सातवां सांप, XD इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने जुनूनी हैं। तुम्हें किसी की गांड ने चोदा है। वह अंतिम क्षण वस्तुतः स्वर्णिम है। ट्राइसेराटॉप्स, प्लीज ज्यादा मत हंसिए, मुझे जीवन भर इसके साथ रहना होगा। सातवां सांप, आपको यह रिप्ले कक्षा में दिखाना चाहिए, सभी को पसंद आएगा। ट्राइसेराटॉप्स, उह, इतनी जल्दी नहीं। क्या आप पहले से ही कतार में प्रवेश कर रहे हैं या क्या? मैं आपके सेराफिम को क्रियान्वित होते देखना चाहता हूँ। सातवां सांप, ठीक है। दूसरी पीढ़ी के एक सच्चे अमीर बच्चे के रूप में द सेवेंथ स्नेक ने एक आरामदायक जीवन जिया। उसके पास सभ्य शक्ल सूरत, दोस्तों की एक विस्तृत मंडली थी और उसने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की थी। अपने अत्यधिक काम के बोझ तले दबे माता पिता की लगातार अनुपस्थिति के अलावा उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक शक्तिशाली व्यक्ति होना सोने पर सुहागा था। जब से सरकार ने खुलासा किया कि वे 3.5% में से एक थे, तब से उनके माता पिता ने उन्हें पायलटिंग सिखाने के लिए सेवानिवृत्त मैकेनिकल पायलटों को काम पर रखा था। स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इसमें अपना करियर बनाएगा। बस रिजर्विस्ट की स्थिति ही उन दोनों को पागल बनाने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि यह दैनिक जीवन में कई उदार लाभ प्रदान करता था, जिसमें सब्सिडी और विश्वविद्यालयों तक प्राथमिकता पहुंच शामिल थी। उसके माता पिता ने उसके लिए एक वैयक्तिकृत मेक सिम्युलेटर भी खरीदा ताकि वे घर पर आयरन स्पिरिट खेल सके। फिलहाल द सेवेंथ स्नेक के लिए एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढने का काम पूरा हो गया है। उत्सुकतावश जब खेल युद्ध क्षेत्र में व्यस्त था, तब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रोफाइल की जांच की। प्लेयर प्रोफाइल उपनाम, कैसी इत्तेफाक्स लीग, पीतल जीत हार ड्रॉ 307 276 0 सुसज्जित मेक, ओरियन इंक, एक सेल्सियर ई 26 स्टॉक वजन वर्गीकरण, भारी एक लड़की। एक सेल्सियर को क्रैक करना कठिन है। कई खिलाड़ियों ने एक सेल्सियर को आयरन स्पिरिट में शीर्ष 50 स्टार स्टॉक मैच में से एक के रूप में स्थान दिया। इसके 4 भारी पैरों ने उल्लेखनीय स्थिरता प्रदान की, जबकि इसके सेंटोर जैसे धड़ में द्विपाद समकक्ष की तुलना में 20% अधिक कवच था। जिस चीज ने मेक को इतना कुख्यात बना दिया वह यह था कि इसमें ऊर्जा हथियार भरे हुए थे।
इसमें किसी भी चीज को फाड़ने के लिए पर्याप्त लेजर होने का दावा किया गया था, टुकड़े टुकड़े करने के लिए हवा। केवल मेघ की धीमी गति, औसत लक्ष्य प्राप्ति और भयानक हीट वेंटिंग मुद्दों ने इसे शीर्ष 10 तक पहुंचने से रोक दिया। सौभाग्य से गेम द्वारा चुने गए मानचित्र में रेगिस्तानी वातावरण के बीच बहुत सारी घाटियां दिखाई गईं। एक सेल्सियर किसी भी अत्यधिक गर्मी को बाहर निकालने में सहायता के लिए पानी का एक पूल नहीं ढूंढ पाएगा। एक बार मैच शुरू होने के बाद द सेवेंथ स्नेक ने तुरंत अपने एस्टोरिया पंख लगाए और घाटी पर चढ़ गया। अंत में एक प्रभावशाली दृश्य के साथ एक पठार के शीर्ष पर उतरा। हालांकि उनकी उड़ान एक झटकेदार और अस्थिर प्रक्षेप पथ पर चली थी, फिर भी यह प्रभावशाली था कि उन्होंने पहली बार उड़ान भरने के बावजूद अपनी उड़ान पर नियंत्रण बनाए रखा। हम एस्टोरिया उन उड़ान प्रणालियों की तुलना में बहुत अधिक कठोर है जिनसे मैंने प्रशिक्षण लिया था। कोई स्थिरीकरण नहीं है। नियमित रिजर्विस्टों ने कक्षा में अपने अंतिम वर्षों में केवल उड़ने वाली मशीन को नियंत्रित करना सीखा। भरपूर ट्यूशन मिलने के कारण द सेवेंथ स्नेक ने अच्छी शुरुआत की, अन्यथा वह युद्ध में सेराफिम को खरीदने और उसका उपयोग करने में आश्वस्त नहीं होता, जबकि उसका दोस्त ट्राइसेराटॉप्स इस मैच को देख रहा था। आप मुझे देख रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक शो देता हूँ। फैंटासिया 2 सेराफिम ने अपने हेयर सेंसर को हर दिशा में बढ़ाया क्योंकि यह सक्रिय स्कैनिंग में लगा हुआ था। इससे उसकी स्थिति का पता चला, लेकिन द सेवेंथ स्नेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह जानता था कि एक सेल्सियर इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। कुछ सेकेंड के बाद उसके रडार ने एक नया ब्लिप प्रदर्शित किया, इसलिए वह छिप भी नहीं रही है। अच्छा, मुझे घाटियों में खोजबीन करने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। कैसी इत्तेफाक ने उसे एक खुले मैदान में खड़ा करने का फैसला किया, जिसके आसपास केवल कुछ चट्टानें और घाटियां थीं। उसकी पसंद सभी कोणों को स्पष्ट रखने की इच्छा को दर्शाती है ताकि उसके लेजरों में आग की स्पष्ट रेखा हो। उसके एक सेल्सियर के 4 पैर पहले से ही मिट्टी में धंस चुके थे, जिससे मेघ की स्थिरता बढ़ गई थी। कैसी इत्तेफाक इसे खत्म करना चाहता था। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। जैसे ही वह उठा, सेवेंथ स्नेक दहाड़ने लगा और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर उड़ने लगा। अपने मार्ग की घोषणा करने के लिए क्लाउड जनरेटर पर लड़खड़ाने लगा। एक सेल्सियर को राजसी प्रवेश द्वार से अचंभित कर दिया गया था। सेराफिम ने तुरंत आग लगा दी। इसके डीएमआर ने एक स्पष्ट आवृत्ति पर संपीड़ित ऊर्जा बोल्ट को बाहर निकाल दिया। उनमें से कुछ ने सेराफिम की तेज उड़ान के बावजूद एक सेल्सियर पर जोरदार प्रहार भी किया। दुश्मन के पायलट को उसका साथ मिलने पर वह शांत हो गई। उसने अपने एक सेल्सियर की भुजाएं उठाई और उसके अंतर्निर्मित बैरल से लेजर फायर का एक झरना छोड़ा। सेराफिम के ईसीएम ने लेजरों की सटीकता को कम करने में मदद की, लेकिन आग की बौछार ने उसकी अजीब चकमा देने में बाधा डाल दी। आप कष्टप्रद मक्खी, कैसी इत्तेफाक ने सार्वजनिक चैनल पर चिल्लाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी चालें अपनाते हैं, मैं फिर भी आपको मार गिराऊंगा। शिखी बघारने से पहले मुझे 1-2 बार और मारने की कोशिश करो। लड़की को एहसास हुआ कि वे हठी प्रतिक्रिया कर रही थी और शांत हो गई, जिससे उसकी आग की दर धीमी हो गई। हालांकि इसका मतलब था कि सेराफिम से टकराने की उसकी संभावनाएं कम होगी, लेकिन इससे उस समय में भी देरी हो गई जब उसकी मशीन लेजरों को जारी रखने के लिए बहुत गर्म हो गई थी। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई संघर्ष की लड़ाई में बदल गई। डीएमआर के दंडात्मक प्रहारों को रोकने के लिए भारी मेच ने अपने विलक्षण कवच पर भरोसा किया, जबकि सेराफिम ने अपने रास्ते में आने वाले अधिकांश लेजर शॉट से बचने के लिए अपनी हवाई श्रेष्ठता और ईसीएम पर भरोसा किया। एक बार जब एक सेल्सियर की गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई तो उसे नुकसान होगा,
लेकिन एक बार उसका ऊर्जा भंडार खत्म हो जाने पर सेराफिन भी संकट में पड़ जाएगा। उड़ने से बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है। सेराफिम लगातार अपने चेसिस से ऊर्जा पैक निकालता रहा क्योंकि सेवेंथस ने हवा में चकमा देता रहा। मच ने आधे आकाश को इंद्रधनुषी बादलों की धारियों से रंग दिया था, मानो वह युद्ध के मैदान को स्वर्ग के टुकड़े में बदल रहा हो। सेराफिम की ऊर्जा समाप्त होते ही यह सब बंद हो जाएगा। उड़ान और काम करने वाली राइफल के बिना लाइट मेक एक बैठी हुई बतख थी। भारी मशीनों को हल्की मशीनों से लड़ने देना बहुत अनुचित है। यह वास्तव में सेराफिम का सबसे खराब मुकाबला है। भारी मशीनों ने कवच, ऊर्जा, शीतलन और हथियारों के लिए अधिक जगह की पेशकश की। अपनी उच्च समग्र क्षमता के कारण उन्होंने हमेशा संघर्ष की लड़ाई जीती। सेराफिम की ऊर्जा बहुत पहले ही खत्म हो जाएगी जब एक सेल्सियर गर्मी को संभाल नहीं पाएगा। कुछ तो बदलना ही था। उसने अपने डीएमआर को फायर करना बंद कर दिया और ऊर्जा फीड को गिराने से पहले अलग कर दिया। इसके बजाय उसने होल्स्टर से लड़ाकू चाकू निकाला और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। सेराफिम हवा में उछला और नीचे की ओर तेजी से आगे बढ़ा। चाकू ने हवा को चीरते हुए हथियार को आगे बढ़ाया। क्या तुम पागल हो? कैसी इत्तेफाक ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि वह खुशी से कराह रही थी क्योंकि उसने अपने फायरिंग कोन को कम कर दिया था। अब जब सेराफिम अपने एक सेल्सियर की ओर बढ़ रही है तो उसे मारना बहुत आसान हो गया है। सुपरहीटेड प्रकाश की कई किरणें स्लिमर में के सिर पर गिरीं, जिससे एसीएम और लक्ष्य सहायता दोनों बर्बाद होगी। इससे उनके लिए अपने शॉट्स लगाना आसान हो गया। हालांकि धड़ पर प्रहार करने वाले अधिकांश लेजर केवल अनावश्यक कवच को जलाते प्रतीत हुए। केवल उड़ान प्रणाली के पंखों पर प्रहार कुछ वास्तविक क्षति हुई। सौभाग्य से सेराफिम नीचे की ओर गोता लगाने के लिए काफी हद तक गति पर निर्भर था, इसलिए नीचे की ओर जोर लगाने में हुए नुकसान का अब तक मेज पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ा हो। इसका बादल जेनरेटर वाष्प की एक रंगीन धारा को बाहर निकालता रहा, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो गिरता हुआ सेराफिम भगवान की सजा का अवतार था। दोनों में के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई और दोनों में के टकराने से ठीक पहले दोनों पायलट चले गए। एक सेल्सियर वहां खड़ा रहना और हिट झेलना मूर्खतापूर्ण नहीं था। कैसी इत्तेफाक ने अपनी आपातकालीन शक्ति को एक सेल्सियस पैरों की ओर पुनर्निर्देशित किया, जिससे उसे एक आश्चर्यजनक स्प्रिंग के साथ किनारे पर कूदने की अनुमति मिली। सेराफिम को पहले से ही इस तरह के कदम की आशंका थी। केवल 100 मीटर जाने के बाद महिला मेक ने एक और हवाई पलटी मारी और मेक की एड़ी को नीचे की ओर इंगित करते हुए दुश्मन के प्रक्षेपथ के साथ अपने पतन को समायोजित किया। दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसकी गूंज घाटी की दीवारों तक गूंज गई। ट्राइसेराटॉप्स, जो बड़े ध्यान से बगल की ओर देख रहा था, यह भी नहीं पहचान सका कि सेराफिम का आत्मघाती हमला सफल हुआ था या नहीं। दुर्घटना स्थल पर धुआं, लपटें और रंगीन धुआं छा गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या अभी भी कुछ बचा हुआ है। धिक्कार है, कौन जीता? अध्याय 7। आसमान की रानी विजेता। कैसी थफाक्स, मेरी हार हुई। सेवेंथस ने केक अनुकरण खेल रहा था, फिर भी वह थक कर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। हताशा से चकमा देना, सावधान शॉट, अंत में वे आवेगपूर्ण गोता। उच्च तीव्रता वाली कार्यवाही उसके दिल में गूंज उठी। उन्हें कैसी इत्तेफाक से अपनी हार का मलाल भी नहीं था। वह अंतिम गोता एक ऐसा हमला था जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अच्छी स्थिति में पायरेट की जीत हो सकती थी। इस तरह से लड़ना जिसमें 1000 लोगों की मौत हो गई और 800 लोग हार गए, आयरन स्पिरिट में ठीक हो सकता है जहां मरम्मत सस्ती और तेज थी। वास्तविक ब्रह्मांड में
इस तरह की लापरवाह कार्यवाही खुद को ताबूत में बंद करने या डेस्क जॉब से सेवानिवृत्त होने का एक अच्छा तरीका था। ट्राइसेराटॉप्स वह अद्भुत था। ये सातवां सांप। मुझे पता है, मैं इसकी मरम्मत के लिए भुगतान करने जा रहा हूँ। ट्राइसेराटॉप्स यार, तुम्हें सचमुच जीतना चाहिए था। वह गोता बहुत शानदार था, खासकर जिस तरह से आपने अंतिम क्षण में अपनी चाल बिगाड़ दी थी। सातवां सांप। नहीं, मैं उस नुकसान का हकदार हूँ। मैं उस पल में इतना फंस गया था कि मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि फैंटासिया के पैर संभवतः एक सेल्सियर के खोल में प्रवेश नहीं कर सकते। अपने सभी अभ्यास सत्रों के दौरान उनमें अभी भी एक वास्तविक पायलट की परिपक्वता और अनुभव का अभाव था। वह अभी भी युवा था, इसलिए वे इस प्रकार की गलतियां करने का जोखिम उठा सकता था। ट्राइसेराटॉप्स। तो सेराफिम कैसा था? क्या आपको इसे खरीदने पर पछतावा है? सातवां सांप। यह निश्चित रूप से इसके लायक है, हालांकि मैं हर किसी के लिए ऐसा नहीं कह सकता। इसका प्रदर्शन बहुत असमान है। जब तक आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है, यह बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप समाप्त हो जाते हैं, तो आप मर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि मैं डाइविंग आक्रमण करना समाप्त नहीं कर पाऊंगा। ट्राइसेराटॉप्स। हाँ, यदि आपको दोबारा किसी भारी मशीन का सामना करना पड़े तो यह बेकार होगा। वे बस आपको थका सकते हैं। तो यह आपकी अन्य उड़ान मशीनों से कैसे तुलना करता है? सातवां सांप। मारक क्षमता सर्वोत्तम नहीं है। यह तेज और फुर्तीला है, लेकिन इसके लिए कवच और सहन शक्ति की कीमत चुकानी पड़ी। यह लंबे समय तक उत्पीड़न करने वाला एक उत्तम उपकरण है, लेकिन ऐसे अन्य उपकरण भी हैं जो समान कार्य को थोड़ा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर भी मुझे ये मेक पसंद है। यह वास्तव में सुंदर है और मुझे क्लाउड जनरेटर बहुत पसंद है। इससे मुझे पूरे दिन इस मशीन को चलाने की इच्छा होती है। ट्राइसेराटॉप्स। अगर मैं रिप्ले दूसरों के साथ साझा करूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? सातवां सांप। हाँ हाँ, जरूर। तुम्हें जो करना है करो। जबकि द सेवेंथ स्नेक मैदान में वापस आया, ट्राइसेराटॉप्स ने नए संस्करण की जांच करने के लिए एक नोट के साथ अपने दोस्तों को रिप्ले भेजा। सभी ने इसे नहीं देखा, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग खेल में नहीं थे या उनकी रुचि नहीं थी। जिन लोगों ने पाया कि सेराफिम पुराने फैंटासिया का एक बहुत ही प्रभावशाली दिखने वाला संस्करण है, जब उन्होंने बाजार में मशीन की खोज की तो उन्हें डर का एहसास हुआ। उनमें से कुछ ने मे के स्टोर पेज पर अपमानजनक टिप्पणियां भी छोड़ दी। 8,800 सोना एक टुकड़ा। मैं एक साल में इतना भी नहीं कमा पाता। जो कोई भी इस अल्प विशिष्ट मशीन के लिए 3,300 क्रेडिट का भुगतान करता है वह मूर्ख है। कमबख्त, अपने दिमाग की जांच कराओ। कीमत के लालची मूर्ख। यह मच बहुत कामुक है। इसकी सामने की छाती को बड़ा करने का कोई कारण नहीं है। मेक्स ब्रा नहीं पहनते हैं। इनमें से कुछ शक्तिशाली लोगों ने रिप्ले को अपने अन्य दोस्तों को भेज दिया और सेराफिम की कीमत का उल्लेख किया। इससे मे की सुंदरता के प्रति प्रशंसा और इसकी कीमत के प्रति घृणा की भावना और अधिक बढ़ गई। अंत में सनसनी खत्म हो गई और किसी ने भी मेक खरीदने का साहस नहीं किया। इस बीच द सेवेंथ स्नेक ने खुद को एकल मैचों में झोंकना जारी रखा। उन्होंने अब तक 12 जीत और 5 हार का रिकॉर्ड हासिल किया है, जो एक प्रभावशाली अनुपात है, लेकिन इसमें घमंड करने लायक कुछ भी नहीं है। ब्रॉन्ज लीग में बहुत कम उड़ने वाले यंत्र दिखाई दिए, इसलिए कुछ पायलट दूरगामी हथियार लिए बिना ही युद्ध में चले गए। ये गर्म खून वाले युवा, जो सीधे प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर जाना चाहते थे, केवल रो सकते थे क्योंकि सेराफिम ने उन पर हमला करते हुए बड़ी खूबसूरती से हवा में इंद्रधनुष बना दिया था ऊर्जा बोल्ट के साथ।
केवल स्नाइपर्स और भारी हथियार ही उसके लिए खतरा थे। गोलाबारी या कवच में उनका लाभ इतना निर्णायक था कि उनके हाथ की हथेली में सेराफिम था। अगला मैच द सेवेंथ स्नेक के लिए दिन का सबसे रोमांचक मैच साबित हुआ। उनके प्रतिद्वंद्वी ने आश्चर्यजनक रूप से एक और उड़ान मशीन का संचालन किया। प्लेयर प्रोफाइल उपनाम: भयानक भेड़िया लीग। पीतल जीत हार ड्रॉ 524 360 3 सुसज्जित मेक। खोया हुआ तारामंडल मॉडल VF5 कस्टम विजन वर्गीकरण। मध्यम लानत है, यह एक डरावना प्रतिद्वंद्वी है। उस पागल जीत अनुपात के साथ क्या हो रहा है? मैंने कांस्य लीग में इतना ऊंचा अनुपात कभी नहीं देखा। सेवन स्नेक अपनी सीट पर पसीना बहा रहा था। मेक मॉडल ने भी उनकी सतर्कता बढ़ा दी। द लॉस्ट कॉन्स्टेलेशंस कंपनी मैच के युग की शुरुआत में भी अधिक रहस्यमय मेक निर्माताओं में से एक थी। वे एक अलग डिजाइन दर्शन का पालन करते थे और युद्ध के मैदान में जानवरों के आकार के मेक पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रसिद्ध मॉडल VF को गिद्ध की तरह डिजाइन किया गया था। इसने गति को शक्ति और सहन शक्ति से बदल दिया। हालांकि किसी भी हल्के हथियार को पकड़ने में धीमी गति से, इसने अपनी तोपों से शक्तिशाली गोले दागे जो भारी कवच को भी टुकड़े टुकड़े कर सकते थे जब तक कि यह काफी देर तक फायर करता रहे। हालांकि इसके गोला बारूद को विस्तारित लड़ाई में चलाने की संभावना थी, मॉडल वेप अभी भी अपने शक्तिशाली प्रबलित पंजे और चोंच के हमलों के साथ हाथापाई सीमा में खतरा पैदा करने में सक्षम था। उनके प्रतिद्वंद्वी द्वारा संचालित VF5 निस्संदेह एक अनुकूलित संस्करण था। कुछ भी उसके स्टॉक मॉडल से भिन्न हो सकता है। सेवेंथ स्नेक के पास यह अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था कि उसका प्रतिद्वंद्वी क्या पसंद करता है, और उसने बस अपना निर्णय सुरक्षित रखा। अंततः युद्ध का मैदान भरा हुआ था, जिससे एक खाली शहरी वातावरण का पता चला। मानचित्र में पूरी तरह से घनी आबादी वाला शहर शामिल था। धातु की गगनचुंबी इमारतों ने दोनों खिलाड़ियों के दृश्य को अवरुद्ध कर दिया और साथ ही उनके सेंसर की प्रभावशीलता को भी कम कर दिया। अगर मैं गलती करता हूं तो VF द्वारा मुझ पर आसानी से हमला किया जा सकता है। मेरे प्रतिद्वंद्वी के मेरे पास आने का इंतजार करना सबसे अच्छा है। सातवें सांप ने निष्कर्ष निकाला। उसने सीधे ऊपर चढ़ने का विकल्प चुना और उतरने के लिए एक यादृच्छिक मध्यम आकार की गगनचुंबी इमारत को चुना। छत में जगह तो बहुत थी, लेकिन कवर बहुत कम था। सेराफिम ने अपने बाल सेंसर बढ़ाने से पहले अपने पंख बंद कर दिए। इस बार सेवेंथ स्नेक ने एक निष्क्रिय स्कैन बनाए रखा। मूलतः उसने बस अपने में के कान फैलाए और दुश्मन द्वारा की गई ध्वनि को पकड़ने की आशा की। इस बार वह अपने दुश्मन को मात देना चाहता था। यदि वह अपना पहला शॉट लगाने के लिए समय ले सकता है, तो वे VF के पंखों को पंगु बनाने में सक्षम हो सकता है। 5 मिनट बीतने पर भी वह धैर्य रखता रहा। एक कल युद्ध की समय सीमा 30 मिनट थी, इसलिए उसके पास काफी समय था। यदि आवश्यक हो तो वे वहां खड़े होकर 25 मिनट तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थे। इतने प्रभावशाली जीत रिकॉर्ड वाले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ वे वास्तव में आराम नहीं कर सकता था। जब वह धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता रहा तो उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से पसीना बहने लगा। 13वें मिनट के अलार्म ने उसे लगभग सीट से नीचे फेंक दिया। आखिरकार आप चले गए। सेराफिम ने अपने सेंसर वापस ले लिए, घूम गया और ध्यान से प्रतिद्वंद्वी की दिशा में छत के किनारे तक पहुंच गया। उन्होंने VF5 को तीव्र गति से उड़ते हुए देखा, अपनी गति को सुरक्षित रखा, लेकिन अपनी उड़ान में ज्यूकिंग पैटर्न को बनाए रखना सुनिश्चित किया। वह मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और वह नहीं जानता कि मेरी फंतासिया एक उड़ान प्रणाली को सपोर्ट कर रही है। दुश्मन को पता था कि फैंटासिया में काफी सेंसर रेंज है। सेराफिम को खोजने की निरर्थक कोशिश करने के बजाय
वह आलस्य से इधर उधर उड़ता रहा। VF-5 की उड़ान धीमी दिखाई दी, लेकिन इसमें काफी शक्ति भंडार था। VF-5 ने चकमा देने और झपट्टा मारने वाले हमलों को अंजाम देने में सहायता के लिए अपने पंखों के नीचे कई छोटी दूरी के बूस्टर छिपाए थे। सेवेंथ स्नेक ने लक्ष्य बनाने के लिए अपना समय लेने का फैसला किया। उसके सेंसरों ने काफी दूर स्थित VF-5 का पता लगा लिया था। भीड़ भाड़ वाले शहरी वातावरण द्वारा प्रस्तुत सभी सेंसर प्रदूषण के साथ उसे 90% निश्चितता थी कि दुश्मन ने अभी तक उसे नहीं देखा है। सेराफिम का रेड आई मॉड्यूल थोड़ा अधिक चमकीला हो गया क्योंकि यह VF-5 की बाईं तोप पर उसके पंख के ठीक नीचे लॉक हो गया था। क्योंकि उसे कोई स्नाइपर प्रशिक्षण नहीं मिला था, द सेवेंथ स्नेक ने जैसे ही भनक लगी गोली चला दी। DMR के बैरल से निकला ऊर्जा बोल्ट तेजी से गिद्ध जैसी मेघ की ओर उड़ान भरते हुए हवा में उड़ गया। VF-5 शायद प्रक्षेप्य के अप्रत्याशित कोण से अचंभित हो गया था। उसने बहुत देर से प्रतिक्रिया की। उसकी बाईं तोप के पंख और बैरल पर एक जोरदार झटका लगा। इसके परिणाम स्वरूप VF-5 की उड़ान प्रणालियों को मामूली क्षति हुई, लेकिन बैरल को हुई क्षति के कारण हथियार निष्क्रिय हो गया। जैसे ही VF-5 ने एक भेदी चीख निकालने के लिए अपनी चोंच खोली, दाएं रोल क्रोधित हो गया। इस ध्वनि तरंग ने गिद्ध जैसी मेघ पर सेराफिम के लॉक को बाधित कर दिया, जिससे वह अपने अनुवर्ती शॉट्स से चूक गया। VF-5 ने अपने सभी बूस्टर को विस्फोटक रूप से सक्रिय कर दिया और तेजी से सेराफिम की ओर बढ़ गया। सेवेंथ स्नेक ने अपना पद त्याग दिया और स्वयं आकाश में उड़ गया। सेराफिम ने चौड़ा किया क्रोधित गिद्ध पर जवाबी गोलीबारी जारी रखते हुए दूरी तय की। VF-5 केवल आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए असहाय रूप से शॉट्स से बच सका। इसने अपनी शक्तिशाली तोपों से जमीनी तोपों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें डराने धमकाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन एक पहले से ही अक्षम होने और दूसरे द्वारा अपनी प्रभावी सीमा से बाहर फायरिंग करने के कारण गिद्ध ने खराब प्रदर्शन किया। केवल इसकी द्वितीयक मशीन गनों ने लगातार हिट हासिल की, लेकिन उनका कैलिबर इतना छोटा था कि फैंटासिया भी कुछ गोलियों को टैंक कर सकता था जब तक कि वे एक ही स्थान पर न गिरे। हालांकि इसके चेसिस पर अब तक किसी तरह केवल हल्की चोट ही लगी है। सेवेंथ स्नेक VF-5 के आवश्यक सिस्टम, जैसे इसके पंख या इसके इंजन, को हिट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन केवल कवच या नगण्य सिस्टम को क्लिप करने में कामयाब रहा। इस कमीने का चकमा देने का तरीका अजीब है। सेवेंथ स्नेक को और अधिक संदेह हुआ क्योंकि उसके शॉट उस स्थान से दूर जा रहे थे जहां वे उन्हें ले जाना चाहता था। मैं समझ गया, वह मेरी लक्ष्य सहायता को मूर्ख बना रहा है। लक्ष्य सहायता के शुरुआती संस्करणों को मूर्ख बनाना आसान था। कुछ निश्चित गति पैटर्न ने इसके आंतरिक कंप्यूटरों को आसानी से अपने लक्ष्य को गलत दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित किया। व्यवहार में इसे पूरा करना आसान नहीं था। इस समाधान के बारे में जानने के लिए एक असामान्य रूप से शौकीन मेक पायलट की जरूरत पड़ी। किसी भी मामले में अब जब उसे पता चला कि क्या गलत था, तो उसने रेड आई को निष्क्रिय कर दिया। इसका उनके DMR की सटीकता पर तत्काल प्रभाव पड़ा। उनके शॉट अब काफी दूर तक फैलते थे, कभी कभी गिद्ध से 30 मीटर तक भी चूक जाते थे। वह इसकी मदद नहीं कर सका। हवा में राइफल से फायर करना काफी कठिन था। गिद्ध की वापसी की आग से बचने की कोशिश करते हुए तेजी से यात्रा करने से अस्थिरता और बढ़ गई। फिर भी शॉट्स के लगभग पूरी तरह से यादृच्छिक वितरण ने गिद्ध को दूसरी बार आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि सेराफिम का पायलट भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसके शॉट कहां गिरे। उसका प्रतिद्वंद्वी एक पैटर्न का पता लगाने के बारे में भूल सकता है। यह आदान प्रदान कुछ मिनटों तक चलता रहा।
VF-5 खराब दिखाई दिया क्योंकि इसकी चेसिस पर बहुत अधिक झुलसने के निशान थे और गोला बारूद कम था। यह अपनी महत्वपूर्ण प्रणालियों को संरक्षित करने में सफल रहा, केवल इसके विशाल पंखों को बड़ी क्षति हुई। गिद्ध को उड़ने वालों के बीच मजबूत होने के लिए बनाया गया था, इसलिए भले ही उसने अपने आधे पंख खो दिए हों, फिर भी उसने तैरते रहने की अपनी क्षमता बनाए रखी। दूसरी ओर सेराफिम ठोस प्रक्षेपयों की छिटपुट बौछार से कुछ खरोंचों के साथ बच गया। अंत में इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण झटका लगा जब एक तोप का गोला राइफल से टकराने में कामयाब रहा। प्रभाव और उसके बाद के विस्फोट ने हथियार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे हल्के हथियारों से लैस सेराफिम के पास कोई हथियार नहीं रह गया। बस अच्छे से रहो, मेरी ऊर्जा का केवल 1/3 हिस्सा ही बचा है। दोनों पक्षों को पता था कि इस मैच का फैसला नजदीक से होगा। सेराफिम ने दौड़ना बंद कर दिया, घूम गया और अपने लड़ाकू चाकू को खोलते हुए सावधानी से VF-5 के पास पहुंचा। इसके पीछे से उछलते हुए इंद्रधनुषी बादल ने एंजेलिक मेघ को एक राजसी रूप दिया, जैसे कि यह एक रानी थी जिसने आसमान को अपने डोमेन के रूप में दावा किया था। VF-5 ने अपनी चोंच से क्रोध भरी चीख निकाली क्योंकि वे अचानक तेज हो गई, घुसपैठिए को चुनौती देने के लिए उत्सुक थी। जबकि इसके आधे टूटे हुए पंखों ने इसकी उड़ान की शक्ति को कम कर दिया, इसके प्रचुर थ्रस्टर्स ने अभी भी पर्याप्त मात्रा में विस्फोटक त्वरण प्रदान किया। गिद्ध अपने नुकीले और खतरनाक पंजे फैलाकर उड़ गया। इसके दृष्टिकोण की शक्ति किसी भी फैंटासिया आधारित चेसिस को आमने सामने की टक्कर में नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सेवेंथस ने एक तरफ उड़ गया और अपनी चाल को सुरक्षित रखने के लिए हवा में अपनी बेहतर चपलता का इस्तेमाल किया। उसने अपने लड़ाकू चाकू से VF-5 पर वार किया, कभी कभार वार किए, लेकिन कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचा सका। क्लाउड जेनरेटर ने इतने रंग बिरंगे बादल उछाले कि सड़कें लगभग पूरी तरह से धुंधली हो गईं। इससे किसी भी मेघ के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वे दोनों वैकल्पिक दृष्टि मोड में बदल गए जो वाष्प के बादलों के माध्यम से आसानी से देख सकते थे। किसी तरह VF-5 का पायलट अपनी मशीन को इस तरह उन्मुख करने में कामयाब रहा कि उसका सबसे बख्तरबंद हिस्सा सेराफिम की ओर आ गया। इसने VF-5 को छोटे चाकू को रोकने के लिए अपने प्रचुर कवच का उपयोग करने दिया। यदि सेराफिम की भुजाओं में अधिक शक्ति होती और वे बेहतर हथियार रखता, तो उसने अब तक VF-5 को अलग कर दिया होता। इसके बजाय उसे हर दृष्टिकोण के साथ VF-5 के घातक पंजों के वार से बचना था। बदले में कुछ झटके झेलने पड़े, जिनमें से एक ने उसके दोनों पैरों को घुटनों से अलग कर दिया। सेवेंथस ने को विवश महसूस हुआ, और जैसे ही उसका ऊर्जा भंडार अंतिम 10% तक गिर गया, उसने फिर से अंतिम झटका देने की संभावना जताई। उसने बगल में चकमा देना बंद कर दिया और सीधे VF-5 की ओर उड़ गया। गिद्ध ने रणनीति में बदलाव को नोट किया और प्रत्याशा में अपने पंजे और अपनी चोंच बढ़ा दी। अंतिम क्षण में सेराफिम ने नीचे दाईं ओर सीधे VF-5 के एक पंजे से बचने का विकल्प चुना। प्रबलितांग ने सेराफिम की पतली कवच परत को तोड़ दिया। देवदूत में का सिर ढीला हो गया जबकि उसका धड़ आधा कट गया था, जिससे अनगिनत आवश्यक प्रणालियां अक्षम हो गईं। VF-5 को भीषण क्षति हुई, गले में नुकसान। सेराफिम का लड़ाकू चाकू उसके सीने के कवच में गहराई तक धंस गया था, और हालांकि इसे अब तक बहुत कम नुकसान हुआ था, लेकिन करीब से किए गए हमले में इसकी प्लेटों को भेदने के लिए पर्याप्त गति थी। दरारों से लाल तरल पदार्थ रिसने लगा। सेराफिम अपने आखिरी दांव से कॉकपिट को भेदने में सफल हो गया था। दोनों यंत्रों ने अपना प्रणोदन खो दिया और गिर गए। विजेता। 7वां सांप। अध्याय 8। विजिटर वेस का चेहरा खटा हो गया जब उसकी आंखें आयरन स्पिरिट में उसके विश्लेषण पृष्ठ पर नजर पड़ी। सचमुच
मैं किस लिए इतना अधिक भुगतान कर रहा हूँ? मैंने सोचा कि विज्ञापनों को काम करना चाहिए। वर्चुअल मशीन बेचने के सिस्टम के मिशन को पूरा करने के लिए उसके पास केवल 20 दिन बचे थे। अब तक वेस केवल अपने हस्तनिर्मित फैंटासिया 2 सेराफिम को बेचने में कामयाब रहे। इसका मतलब यह था कि उसके द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों में उसकी व्यक्तिगत देखभाल और ध्यान का अभाव था। न केवल उनके स्पेसिफिकेशन खराब हो गए, बल्कि वे पहले से ही हास्यास्पद कीमत से दोगुनी कीमत पर भी बिके। जब वेस ने सेराफिम के स्टोर पेज का दौरा किया, तो उसे सैकड़ों अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। 8800 सोना XD। क्या आपके पास कुछ मस्तिष्क कोशिकाओं की कमी है? क्या आप ऑटिस्टिक हैं? तो फिर आगे बढ़ें और हल्दी का यह सोना चढ़ाया हुआ टुकड़ा खरीदें। क्या कोई मुझे 8700 सोना उधार दे सकता है? मैं वादा करता हूं कि एक बार मैदान पर हावी होने के बाद मैं आपको भुगतान करूंगा। इंद्रधनुष को नष्ट करने के मेरे गुप्त हथियार का कोई भी सामना नहीं कर सकता। यह मशीन न खरीदें। यह एक अति इंजीनियर चीज है जो बहुत सारे अतिरिक्त हिस्सों को एक साथ जोड़ देती है। इसके बजाय बस एक असली फ्लाइंग मशीन खरीदें। इस तरह की टिप्पणियां उसके मेक पर बिखरी होने के कारण इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अतिरिक्त बिक्री नहीं कर सका। वेस ने इस अनुभव से एक मूल्यवान लेकिन महंगा सबक सीखा था। मैं अपने लक्षित दर्शकों से चूक गया। मैंने सोचा कि मैं बिना किसी परिणाम के बहुत सारे घटकों को एक साथ जोड़ सकता था, लेकिन ब्रॉन्ज लीगर्स ज्यादातर ऐसे बच्चों का समूह है जिनके पास थोड़ा सोना और अतिरिक्त क्रेडिट है। स्टार मेक्स ने खेल में प्रशिक्षण पहियों के रूप में काम किया। प्रशिक्षण उपकरण के रूप में अधिकांश शक्तिशाली लोगों ने अपने द्वारा संचालित मशीनों के साथ भावनात्मक संबंध बनाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वे उन्हें बेहद पुराना मानते थे। ब्रॉन्ज लीगर्स ने किसी दिए गए मूल्य पर प्रदर्शन की मात्रा पर अधिक ध्यान दिया। यह अच्छी बात थी कि उसने अपना बाकी समय व्यर्थ में नहीं बिताया। लकी को अयस्कों से भरने के अलावा उन्होंने बड़े पैमाने पर फैंटासिया 2 को एक नए संस्करण में भी तैयार किया। यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी परियोजना थी, जिसमें उनके सभी नए कौशल, विशेष रूप से लाइट आर्मर ऑप्टिमाइजेशन उपकौशल, को उनकी सीमा तक सीमित कर दिया गया था। नए फैंटासिया वेरिएंट में पूर्ण मैट ग्रे आर्मर प्लेटिंग थी। वेस ने बड़ी मेहनत से इसकी मूल कवच प्लेटिंग को हटा दिया था और उनके स्थान पर नई और अधिक कुशल मेरिनी की अल्ट्रालाइट आर्मर प्लेटिंग लगाई थी। मेक के स्थायित्व को बनाए रखने और यहाँ तक कि इसमें सुधार करने के लिए वेस को प्रत्येक प्लेट की प्रोफाइल और मोटाई की पुनर्गणना करनी पड़ी, जिससे मेक को कई क्षेत्रों में बड़ा किया गया। कवच में वृद्धि के बावजूद मेक के वजन में अभी भी काफी कमी आई है, जिससे यह जमीन पर तेज और फुर्तीला हो गया है। वेस को अपने अब तक के काम से बेहद संतुष्टि महसूस हुई। उन्होंने महीनों के बजाय कुछ ही दिनों में ऐसी अद्भुत प्रक्रियाओं का आदी होने की अनुमति देने के लिए सिस्टम की चमत्कारी शक्तियों की सराहना की। अच्छे मूड में और अपनी समृद्ध रचनात्मकता से प्रेरित होकर उन्होंने कस्टम मेज के प्रमुख पर ATCM और फेस्टिव क्लाउड जेनरेटर भी जोड़ा। एक भूत विषय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बादलों को केवल ग्रे स्केल रंग उत्पन्न करने के लिए सेट किया। मेज को फैंटम का उपनाम दिया। डिजाइन मूल्यांकन। फैंटासिया 2 फैंटम। भिन्न नाम। फैंटासिया 2 फैंटम आधार मॉडल। फैंटासिया 2 मूल निर्माता। केजिया आयुध वजन वर्गीकरण। रोशनी अनुशंसित भूमिका। स्काउट घात लगाने वाला कवच। सी वहन क्षमता। एप सौंदर्य शास्त्र। बी धैर्य। डी ऊर्जा दक्षता। डी लचीलापन। सी मारक क्षमता। डी अखंडता। सी गतिशीलता। बी खोलना। बी एक्स फैक्टर।
कोई नहीं विचलन 8%, प्रदर्शन में सुधार 11%, कुल मिलाकर मूल्यांकन। आपको 10% से अधिक के प्रदर्शन सुधार के साथ एक मूल डिजाइन को पूरा करने के लिए 50 डिजाइन अंक प्राप्त हुए हैं। न्यूनतम विचलन के साथ बेहतर प्रदर्शन सुधार प्राप्त करने के लिए आपको लॉटरी टिकट से पुरस्कृत किया गया है। दूसरे संदेश पर वेस ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। सिस्टम ने उनके कस्टम कार्य का मूल्यांकन उद्योग के समान मानकों पर किया, जो अब समझ में आया जब उन्होंने इसके बारे में सोचा। उसने यह बात कॉलेज में सीखी थी, लेकिन जब उसे सिस्टम पर कब्जा होने का भ्रम हो गया तो वह इसके बारे में भूल गया। अति उत्साही डिजाइनर जिन्होंने बहुत सारे संसाधनों को एक मशीन में डाला और स्टॉक मॉडल पर केवल कुछ प्रतिशत सुधार हासिल किया, उन्हें कचरा माना गया। दूसरी ओर ऐसे डिजाइनर जिन्होंने यहाँ वहाँ केवल कुछ चीजें बदली और फिर भी 1 दर्जन प्रतिशत से अधिक का सुधार हासिल कर सकते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में मास्टर माना जाता था। वेस ने फैंटम के किफायती डिजाइन के साथ सिस्टम की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। 3 सस्ते घटकों के साथ उन्होंने पुराने फैंटासिया 2R के फ्रेम को आंशिक रूप से एक गुप्त शिकारी में बदल दिया। फैंटम वह सब कुछ कर सकता था जो स्टॉक मॉडल करता था सक्षम है, लेकिन बस थोड़ा बेहतर है। शो का असली सितारा वेस द्वारा अपने कवच की थकाऊ अदला बदली थी। मेरेनिकेस ने भले ही कम सुरक्षा प्रदान की हो, लेकिन इसका वजन बहुत कम था। अतिरिक्त फॉर्म फिटिंग प्लेटों के साथ फैंटासिया को पैडिंग करने से बेहतर सुरक्षा मिली, लेकिन फिर भी समग्र वजन में कमी हासिल करने में कामयाबी मिली। प्रत्येक नवस्नातक मैक डिजाइनर इसे पूरा नहीं कर सकता, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके धब्बे कुछ हद तक ढके रहें। निरर्थक और अकुशल वर्गों को काटे बिना वेस कभी भी कवच में इतने प्रभावी ढंग से सुधार नहीं कर सकता था। और अब उसके हाथ में एक और लॉटरी टिकट था। कैंडी के लिए उत्सुक बच्चे की तरह वेस ने तुरंत लॉटरी पृष्ठ पर स्विच किया और रूपक पहिया घुमाया। चलो मुझे कुछ अच्छा दो, जैसे प्रोडक्शन लाइसेंस या क्रेडिट का बैग। आपको एक ताकत वाली कैंडी मिली है। ताकत कैंडी उपभोग पर ताकत 0.1 बढ़ जाती है। स्ट्रॉबेरी का स्वाद। वेस अपने घुटनों पर गिर गया और निराश होकर चिल्लाया, चलो सिस्टम, मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की, तुम मुझ पर 1-2 हड्डियां क्यों नहीं फेंक देते? वह एक जादूगर की तरह महसूस करता था जिसने जिम में कुछ आयरन पंप करने का फैसला किया था। उसकी मांसपेशियों को विकसित करना एक अनावश्यक विलासिता थी जिससे उसकी दुर्दशा में बहुत कम मदद मिलती थी। खैर, चूंकि उसे यह प्राप्त हुआ है, वे इसका उपयोग भी कर सकता है। उपहार मुंह में डालने के बाद उसने फिर से अपनी स्थिति जांची। स्थिति नाम वेस लार्किंसन, पेशा नौसिखिया में एक डिजाइनर, विशेषज्ञता कोई नहीं डिजाइन बिंदु 113 गुण, ताकत 0.7, निपुणता 0.7, धैर्य 0.6, बुद्धिमत्ता 1.2, रचनात्मकता 1, एकाग्रता 1, तंत्रिका योग्यता 1, कौशल विधानसभा नौसिखिया 3D प्रिंटर प्रवीणता, आय व्यापार शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान, अक्षम अंकशास्त्र, अक्षम यांत्रिकी, अप्रेंटिस जूरी रिगिंग, आय स्पीड ट्यूनिंग, आय धातु कर्म शिक्षु भौतिक विज्ञान नौसिखिया हल्के कवच अनुकूलन, आय मूल्यांकन। स्पेस शटल डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहिए। उसे शायद ही अपनी ताकत में वृद्धि महसूस हुई हो, लेकिन सिस्टम द्वारा लाए गए अन्य लाभों को देखने के बाद उसे काफी संतुष्टि महसूस हुई। हो सकता है कि सिस्टम अभी वे इसके बारे में ज्यादा न सोचे, लेकिन वह जानता था कि यह भविष्य में बदल सकता है। 2 अच्छे डिजाइन पूरे करने के बाद मेरे पास एक नया उपकौशल खरीदने के लिए पर्याप्त डीपी होगी। पिछले सप्ताह वेस को पहले से खरीदी गई उपकौशलों से बहुत लाभ हुआ। भले ही उन्होंने ज्ञान के सबसे निचले स्तर की पेशकश की,
उन्होंने उसकी मौजूदा दक्षताओं में काफी सुधार किया और उसकी प्रवृत्ति को तेज किया। उन्होंने वर्तमान में इस बात पर विचार किया कि क्या अतिरिक्त उपकौशल खरीदना चाहिए या अपने मौजूदा उपकौशल को अपग्रेड करना शुरू करना चाहिए। एक अपने ज्ञान के आधार को विस्तृत करेगा और दूसरा उसे गहरा करेगा। कोई भी विकल्प गलत नहीं था, इसलिए वे इसको निर्णय लेने में कठिनाई हुई। दरवाजे की घंटी बजी, जिससे वे इसका आत्मनिरीक्षण बाधित हुआ। वह किसी भी आगंतुक की उम्मीद नहीं कर रहा था, न ही उसने कुछ वितरित करने का आदेश दिया था। उत्सुकतावश वेस ने सामने वाले दरवाजे का कैमरा सक्रिय कर दिया। अरे वेसी, क्या आप अंदर हैं? यह मैं हूँ, आपका चचेरा भाई, मेलिंडा, वेस ने चिल्लाकर कहा। वह दौड़ते हुए वर्कशॉप के सामने पहुंचा और अपने चचेरे भाई से गले मिलकर मिला। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। आपका धन्यवाद नहीं, छोटी वेसी। मेलिंडा अपने छोटे रिश्तेदार के बाल सहलाते हुए मुस्कुराई। मैं देख रहा हूं कि आपने अपना डिग बदल लिया है। यह बहुत दिखता है। छोटा, मैं जानता हूं कि यह प्रभावशाली नहीं दिखता है, लेकिन मैं इसमें फंस गया हूं, इसलिए मैं इसे अपना घर भी बना सकता हूं। दोनों वर्कशॉप के छोटे से लिविंग अपार्टमेंट में दाखिल हुए और एक टूटे फूटे सोफे पर बैठ गए। लकी, जो बीच में खुशी से झपकी ले रहा था, जब उसे किनारे कर दिया गया तो उसने गुस्से से म्याऊं म्याऊं की। ओह, यह बहुत प्यारा है। बिल्ली को उठाते ही मेलिंडा गश खाकर गिर पड़ी। इसका नाम क्या है? मैं उसे लकी कहता हूँ। मैं अपने जीवन को बदलने के लिए उस पर भरोसा कर रहा हूँ, वेस ने जवाब दिया, फिर आह भरी। मैं जानता हूँ कि तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुमने मुझे याद किया। मुझे बताओ, परिवार क्या चाहता है? लार्किंसन कम से कम 200 वर्षों से मेच पायलटों का एक स्थापित परिवार रहा है। हालांकि उनके पास धन की कमी थी और सत्ता के हलकों में गहरी नींव नहीं थी, फिर भी वे सेना में खुद को मजबूती से स्थापित करने में कामयाब रहे। दर्जनों अन्य परिवारों के साथ मिलकर उन्होंने ब्राइट रिपब्लिक के अनौपचारिक सैन्य अभिजात वर्ग का गठन किया। दादाजी मुख्यालय में व्यस्त थे, इसलिए आपके पिताजी के साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए वे ज्यादा समय नहीं निकाल सके। अपने संसाधनों से वे केवल यह पता लगाने में कामयाब रहा कि यह मैकोर से संबंधित नहीं था। वेस के लापता पिता के बारे में बात करने से उसका मूड खराब हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। मुझे नहीं पता कि पिताजी कहाँ गए, लेकिन मुझे यकीन है कि वह अभी भी जीवित हैं। हम सब यही आशा करते हैं, वेसी। लेकिन जिंदगी तो चलती रहनी है। हम अपने जीवन को रोक नहीं सकते। आपके चाचा चाची उस कर्ज को लेकर काफी चिंतित हैं जो आपके पिता ने वहन करने के लिए अर्जित किया था। यह बहुत फिजूल खर्ची है। उन्हें लगता है कि अपना खुद का मैकेनिकल बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी लेने के लिए आप अभी भी 20 साल के हैं, तो वे अस्वीकार करते हैं। वे केवल वही चाहते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। मेलिंडा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उत्तर दिया। आप अभी भी घूम सकते हैं और संपत्ति बैंक को दे सकते हैं। आपकी योग्यता के आधार पर मेरे पिता आपको एक तकनीशियन के रूप में मैकोर में शामिल कर सकते हैं। आप अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों की मरम्मत और उन्हें संशोधित करने का ढेर सारा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में सक्षम होंगे। एक बार जब आपको सेवा के कुछ दौरे मिल जाएंगे तो आपकी नौकरी की संभावनाएं काफी बेहतर हो जाएंगी। वेस ने अपना सिर हिलाया। यह सुरक्षित लगता है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत धीमा है। मैं एक तकनीशियन या मरम्मत करने वाले के रूप में नहीं, बल्कि मैं एक डिजाइनर के रूप में अपना नाम कमाना चाहता हूँ। अधिकांश स्टार डिजाइनर अपना करियर कम उम्र में ही शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनके नक्शे एकदम पर चलना होगा। धन या संपर्क जैसी मजबूत पृष्ठभूमि के बिना
आपके पास मेक बेचने जैसे कठिन व्यवसाय में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। वह मेलिंडा को बताना चाहता था कि वे गलत थी। वेस को पृष्ठभूमि का लाभ मिला। उनके पिता के मेक डिजाइनर सिस्टम ने उन्हें बहुत मदद दी थी और उन्हें व्यवसाय में अपने पैर जमाने में मदद करने के लिए भरोसा किया जा सकता था, लेकिन वह अपने चचेरे भाई से इसका जिक्र नहीं कर सका। प्रणाली अजीब और अनोखी थी, और यदि अन्य लोग इस लाभ को लूटना चाहते तो वे इसको अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। मेलिंडा, मैं समझता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मैंने जोखिम उठाना चुना। आखिरकार यह मेरे पिता की विरासत है। उन्होंने इस छोटी सी कार्यशाला के लिए ऋण चुकाने के लिए अपना घर, अपनी बचत और यहाँ तक कि अपनी निजी नौकरी भी छोड़ दी। सबसे खराब स्थिति में मुझे दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और संपत्ति थोड़ी देर बाद छीन ली जाएगी। किसी उद्यमी के लिए दिवालियापन का शिकार होना शर्मनाक नहीं है। कम से कम मुझे यह जानकर संतुष्टि होगी कि मैंने प्रयास किया। उसके चचेरे भाई ने आह भरी, लेकिन दबाव नहीं डाला। मुझे लगा कि आप ऐसा करना चुनेंगे। मुझे लगता है कि एकमात्र चीज जो मैं परिवार में वापस ला सकता हूँ वे है उन्हें अपने संकल्प के बारे में बताना। दादाजी ने मुझसे यह भी कहा कि यदि आपने इस रास्ते पर बने रहने का फैसला किया है तो वे यह सुनिश्चित करने के लिए किनारे पर झुकेंगे कि वे कोई गंदी चाल न चलें। धन्यवाद। अगर मुझे बैंक द्वारा अपनी शर्तें बदलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है तो इससे बहुत मदद मिलती है। मुझे विश्वास है कि मैं इसे अपने दम पर हल कर सकता हूँ। मेरे पास पहले से ही कुछ योजनाओं पर काम चल रहा है। ओह, क्या आप मुझे अपना कुछ काम दिखा सकते हैं? वेस अपने चचेरे भाई को दुकान के कार्यक्षेत्र में लाया। उन्होंने टर्मिनल सक्रिय किया और अपने आयरन स्पिरिट डिजाइनर खाते में लॉग इन किया। मैं खेल में एक डिजाइनर के रूप में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ए के साथ एक सौदा किया है। मैं नहीं कह सकता कि कौन है। मुझे केवल अपने वास्तविक व्यवसाय के लिए कुछ अतिरिक्त स्टार्टअप संसाधन प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने और पर्याप्त वर्चुअल मेक बेचने की आवश्यकता है। आइए मैं आपको अपने 2 नवीनतम डिजाइन दिखाता हूँ। सेराफिम ने अपने चचेरे भाई को उसकी सुंदर उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर दिया। वह मुस्कुराई और वेस के गाल पर चुटकी काट ली। तो आपने फैंटासिया के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाऊं जिन्हें मैं जानता हूं? मेलिंडा, मैं अब बच्चा नहीं हूं। तो इस किलिंग के अलावा मुझे बताएं कि आप मेरे मेक के बारे में क्या सोचते हैं। सेराफिम आपके बुनियादी सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। आपने मुझे इस बात से प्रभावित किया है कि आपने कितनी शालीनता से सभी घटकों को एक साथ शामिल किया है। हालांकि मैं अब फैंटासिया चेसिस से बहुत परिचित नहीं हूँ, मुझे यकीन है कि यह हवा में अच्छा प्रदर्शन करता है। यह सिर्फ मुझे पता है स्टारलाइट मशीन के लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। कम से कम आपका फैंटम प्रभावशाली दिखता है। मेलिंडा ने स्पेक्स शीट ब्राउज करते समय टिप्पणी की। मैं कोई तकनीशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आपने इसके कवच पर दोबारा काम करने में कड़ी मेहनत की है। यह वाकई ठोस काम है। यदि मैं अभी भी कांस्य में होता तो मैं निश्चित रूप से इसे एक स्पिन देता। आपकी वर्तमान ली क्या है? मैं कुछ समय से प्लैटिनम में हूँ। अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो मैं हीरा भी तोड़ सकता हूं। स्वर्ग। उनकी उम्र में डायमंड रैंक तक पहुंचना एक प्रभावशाली उपलब्धि होगी। केवल प्रकृति के संकी और पोषित कुलीन वर्ग ही ऐसी उपलब्धि का दावा कर सकते हैं। कभी कभी वेस को लगता था कि उसकी मेक पायलटिंग प्रतिभा मेलिंडा के पास चली गई है। कभी कभी ब्रह्मांड निष्पक्ष नहीं था। मेलिंडा ने वेस की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और उसके माथे पर हाथ फेरा। अरे, उन विचारों की कोई जरूरत नहीं है।
हो सकता है कि आपको अपने पिता के सभी जीन विरासत में न मिले हों, लेकिन उनका दिल निश्चित रूप से आपके पास है। इसके अलावा आयरन स्पिरिट सिर्फ एक गेम है। बेंथीम प्लानिटरी गार्ड में मेरे कई सहकर्मी इसे गंभीरता से भी नहीं लेते हैं। जब आप असली चीज के साथ पायलटिंग और लड़ाई करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो गेम बहुत ज्यादा नकली लगता है। सिर हिलाते हुए वे उसकी बातों से सहमत हुए। मुझे पता है, आयरन स्पिरिट में मेक डिजाइन करना मेरे वास्तविक ब्रह्मांड व्यवसाय के लिए बस एक स्प्रिंग बोर्ड है। यदि मैं पर्याप्त बिक्री हासिल करने में सफल हो जाता हूँ, तो मुझे कुछ प्रकार का अनुदान प्राप्त हो सकता है। मैं निश्चित रूप से आपके मॉडलों की अनुशंसा घर पर रहने वाले लोगों को करूंगा। मेलिंडा अपनी प्यारी छोटी भतीजियों और भतीजों के चेहरे पर चुटकी काटने के बारे में सोचते हुए मुस्कुराई। लार्किंसंस वास्तविक कुलीन परिवारों की तरह बिल्कुल एकीकृत नहीं थे, लेकिन गणतंत्र के कई ग्रहों में फैलने के बावजूद वे संपर्क में बने रहे। युवा पीढ़ी अक्सर मिलती थी और एक साथ खेलती थी, अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं तो आयरन स्पिरिट में। मैच चलाने की योग्यता की कमी के कारण इनमें से कई मंडलियों से बाहर रहने के कारण वेस अपनी उम्र के साथियों से थोड़ा दूर हो गया। मेलिंडा उन कुछ लोगों में से एक थी जिन्होंने उनके साथ सक्रिय मित्रता बनाए रखी। वह ऐसा समय था जब वह कुछ कठिनाइयों का सामना करते हुए वेस को एहसास हुआ कि परिवार उनके लिए कितना मायने रखता है। एक गर्मजोशी भरी भावना ने उसके दिल को छू लिया और उसने अपने चचेरे भाई को एक और गले लगाया। अध्याय 9। पीएसएसटी एक मशीन खरीदना चाहते हैं। हार्दिक बातचीत के बाद मेलिंडा को बेंथाइम वापस जाने के लिए अपनी उड़ान पकड़ने के लिए निकलना पड़ा। जैसे ही वेस उसके साथ दरवाजे तक गया, वह पीछे मुड़ी और अपने संचारक को अपनी कलाई से टकराया। यह क्या है? वेस ने अपना कोम सक्रिय करते हुए पूछा। यह एक ब्रोशर के रूप में सामने आया। यह यंग टाइगर्स प्रदर्शनी है। क्या यह युवा मेक पायलटों के लिए अपना कौशल दिखाने की प्रतियोगिता नहीं है? मैंने सुना है कि मैकोर और स्थानीय भाड़े के सैनिक उत्कृष्ट पायलटों की भर्ती के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ब्राइट रिपब्लिक ने हर साल एट का प्रचार किया। यह व्यावहारिक रूप से राष्ट्रीय अवकाश में बदल गया था। जब वह छोटे थे तो उनके पिता उन्हें एक कार्यक्रम में भी लेकर आए थे। इससे पहले कि उन्हें अपनी योग्यता का पता चलता, विमान चलाना एक अप्राप्य सपना बन गया। वह 10 साल पहले था, मेलिंडा ने कहा और आगे बढ़कर ब्रोशर को थपथपाया और उसे अगले पृष्ठ पर पलट दिया। हाल के वर्षों में उन्होंने मेक डिजाइनर प्रतियोगिता को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। यह मेक लड़ाइयों जितना रोमांचकारी नहीं है, लेकिन मेकोर और कुछ बड़े खिलाड़ी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों पर बहुत ध्यान देते हैं। अच्छा, ऐसा है। ब्रोशर पढ़ते समय वेस ने सिर हिलाया। यह सुविधाजनक रूप से उन मैकेनिकल डिजाइनरों के लिए खुला है जिन्होंने अभी अभी स्नातक किया है या कॉलेज में अपने अंतिम वर्ष में हैं। मुझे लगता है कि रिपब्लिक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उससे कोई प्रतिभा न छूटे। आपको पुरस्कारों की जांच करनी चाहिए। वेस ने ऐसा किया और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। प्रथम पुरस्कार गोल्ड कप, 1 मिलियन ब्राइट क्रेडिट। दूसरा पुरस्कार सिल्वर कप, 5 लाख ब्राइट क्रेडिट। तीसरा पुरस्कार कांस्य कप, 2 लाख उज्ज्वल क्रेडिट। यदि उसने प्रथम पुरस्कार जीता, तो भले ही वह ब्याज का भुगतान पूरा नहीं कर सका, कम से कम वह अन्य जरूरतें पूरी कर सकता था। मेक बनाने के लिए कच्चा माल सस्ता नहीं था। ये असली पुरस्कार भी नहीं है, वेज। यदि आप प्रतियोगिता के दौरान खड़े रहते हैं, तो आप मेक व्यवसाय के वास्तविक मूवर्स और शेकर्स के साथ दर्शक प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि उन्हें आपकी शैली पसंद आती है तो आपको नौकरी के प्रस्ताव और कमीशन मिल सकते हैं।
जब वेस ने ये शब्द सुने तो वह उदास होकर मुस्कुराया। बड़े लोगों को शायद मेरे जैसे छोटे व्यवसायी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उन प्रतिभाशाली लोगों में से नहीं हूं जिनके पास मार्सिया एस्टेलोन से फैंसी डिग्रियां हैं। मंगलवार ग्रह सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित मानव महाशक्ति ग्रेटर यूनाइटेड टेहरान कन्फेडरेशन की तकनीकी राजधानी थी। एस्टेलोन न्यूरूबर्थ साम्राज्य की उच्च तकनीकी कंपनियों और तार्किक विश्वविद्यालयों का केंद्र था, जो सबसे अधिक सैन्य रूप से प्रभावशाली मानव राज्य था। उनमें से अधिकांश प्रतिभाओं का भविष्य का करियर पहले से ही तय है, संभवतः गैलेक्टिक 500 में से किसी एक के साथ। मेलिंडा ने नाराजगी के साथ जवाब दिया। जब वे कभी कभी मिलने के लिए वापस आते हैं तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या मैं टेहरान या रूबर्थन से बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे वे अपनी जड़ें भूल गए हों। आखिरकार गणतंत्र एक तृतीय स्तरीय शक्ति है। वेस ने शौक व्यक्त किया, पूरी ईमानदारी से नहीं। वह अपने देश और उसके उच्च जीवन स्तर से प्यार करते थे। शांतिपूर्ण बैकवाटर में प्यार करने के फायदे थे। हमारे नेक्स्ट जेन में को संभवतः प्रथम श्रेणी की महाशक्तियों द्वारा अंतिम जेन माना जाता है। महानता के लिए नियत लोगों को छोटे ब्राइट रिपब्लिक द्वारा समाहित नहीं किया जा सका। वेस को पता था कि महान अवसरों से संपन्न लोगों के प्रति ईर्ष्या महसूस करने का कोई फायदा नहीं है। यह सब ताकत में आ गया। यदि वेस प्रथम पुरस्कार जीतने में विफल रहा तो वे इसके लिए योग्य नहीं था। सिस्टम द्वारा उसका समर्थन करने के कारण हो सकता है कि वे अब किसी भी चीज में उत्कृष्टता प्राप्त न कर पाए, लेकिन एक दशक बाद यह एक अलग कहानी हो सकती है। उसने अपने चचेरे भाई को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अपने टर्मिनल पर लौट आया। उन्होंने इसके लिए ब्रोशर को दोबारा पढ़ा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया। अच्छी बात है कि ये 2 महीने में शुरू हो जाएगा। मैं अपनी वर्तमान स्थिति में कुछ भी जीतने को लेकर आश्वस्त नहीं हूँ। उम्मीद है कि समय बीतने पर यह अलग होगा। वेस काम पर वापस चला गया। उन्होंने आयरन स्पिरिट में लॉग इन किया और अपनी आभासी कार्यशाला में फैंटम को तैयार करने में घंटों लगाए। 3D प्रिंटर से प्रत्येक घटक को रोल करके देखने और उन्हें उचित स्थान पर रखने से उन्हें अपनी रचना को और समझने में मदद मिली। जब उन्होंने असेंबली पूरी की और इसकी विशिष्टताओं का परीक्षण किया तो उन्होंने नए संस्करण को बिक्री के लिए रखा। फैंटासिया 2R फैंटम स्तर तारा बेस मॉडल। फैंटासिया 2R खरीद मूल्य 3600 सोना 50% प्रीमियम कीमत 750 उज्ज्वल क्रेडिट। नए फैंटम की तुलना उसके पहले वाले सेराफिन से करने पर मूल्य स्तर में काफी अंतर दिखाई दिया। फैंटासिया 2R सेराफिन स्तर तारा बेस मॉडल। फैंटासिया 2R खरीद मूल्य 8800 सोना प्रीमियम कीमत 3300 उज्ज्वल क्रेडिट। उनका हस्तनिर्मित फैंटम केवल 1800 सोने में बिका, जो एक बड़ा सौदा दर्शाता है। उनके पहले फैंटम के बाद अगले मॉडल स्वचालित रूप से निर्मित होंगे, जिससे गुणवत्ता में थोड़ी कमी आएगी और कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। फिर भी 3600 सोने पर एक ग्राहक फैंटम के प्रदर्शन से निराश नहीं होगा। वेस ने गर्व से अपनी मशीन को बाजार में पेश करने के बाद सामान्य मशीन का दौरा किया। गैलेक्टिक नेट पर उत्साही बोर्ड और फैंटम के बारे में बेशर्मी से दावा किया। प्रत्येक में एक डिजाइनर ने पुनः कल्पित कवच विन्यास के साथ एक वेरिएंट बनाने का विकल्प नहीं चुना। कम से कम वेस को फुल बॉडी मेरेनिकीस कवच प्रतिस्थापन के साथ बाजार में कोई अन्य फैंटासिया वेरिएंट नहीं मिला था। कुछ दिन बीत गए। कभी कभार लकी के रत्न उठाने के अलावा और कुछ नहीं बदला। इससे मिलने वाले लाभ हमेशा की तरह मामूली रहे, लेकिन वेस अभी भी आशावादी बने रहे। एक बार जब उनके नकदी प्रवाह में सुधार हुआ
तो उन्होंने कुछ विदेशी खनिज खरीदने की योजना बनाई और पता लगाया कि लक्की उनके सोने के वर्गीकरण के लायक था। वेस ने इन दिनों चौथे फैंटासिया संस्करण पर काम किया, इस बार धीरज और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया। वह एक ऐसा मॉडल डिजाइन करना चाहते थे जो लंबे समय तक चले और युद्ध में इसके प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना लंबी दूरी तक चल सके। हालांकि इसमें विभिन्न मांगों पर जोर दिया गया था, फिर भी वे इस समय बचाने के लिए फैंटम पर अपने अधिकांश काम की नकल कर सकते थे। आखिरकार फैंटम ने वास्तव में मूल फैंटासिया 2R की तुलना में कुल आधारभूत सुधार प्रस्तुत किया। इस बीच बेस के स्टोर पेज को कुछ दृश्य मिलने शुरू हो गए। आश्चर्यजनक रूप से एक बार आने वाले ग्राहक ने उसके हस्तनिर्मित फैंटम को खरीदा। सेवेंथ स्नेक ने वेस का हस्तनिर्मित सेराफिन भी खरीदा था। शायद सेवेंथ स्नेक को प्रशंसक कहा जा सकता है। फिर लार्किन सन्स की युवा पीढ़ी आई, जबकि अधिकांश का इरादा केवल अपनी बड़ी बहन मेलिंडा का चेहरा देखने का था। उनमें से कुछ सेराफिन की राजसी कृपा या फैंटम की गहरी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। एक अमीर भतीजे ने अपनी व्यक्तिगत बचत के 3 महीने बर्बाद करते हुए बिना सोचे समझे सेराफिन को क्रेडिट के साथ खरीद लिया। कुछ अन्य भतीजों और भतीजियों ने घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी के रूप में इसके बेहतर प्रदर्शन को पहचानते हुए फैंटम को खरीदा। कुछ लोगों ने मॉडल के अंतिम कदम से अपने दोस्तों को आश्चर्यचकित करने के इरादे से 2RE को मजाक के रूप में भी खरीदा। इस प्रकार वेस ने इस सप्ताह 23 बिक्री हासिल की। मूल सेराफिन के साथ उन्होंने अपने मिशन लक्ष्य का लगभग 1/4 पार करते हुए कुल 24 बिक्री हासिल की। जब वेस ने अपना नवीनतम अनुकूलन पूरा कर लिया, तभी उसने अपना स्टोर पेज देखने के लिए वापस लॉग इन किया। उसकी आंखें संतुष्टि से चौड़ी होगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मेलिंडा ने उसे कुछ आवश्यक मदद दी है। शुरुआत में फैंटम की बिक्री काफी अच्छी रही, लेकिन इसकी बिक्री कम हो गई क्योंकि किसी और को इसमें दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि केवल कभी कभार ही ग्राहक आते थे और खरीदारी करते थे। वे अवश्य ही फैंटम से एक मैच में हार गए होंगे। अपने नवीनतम डिजाइन को विकसित करने से प्राप्त 50 डिजाइन पॉइंट वेस के साथ उन्होंने कुल 73 डीपी प्राप्त किए। 200 डीपी जमा करने के लिए उसे केवल 1 दर्जन से कुछ अधिक मशीन की आवश्यकता थी। एक बार जब वे उस बिंदु पर पहुंच गया, तो वे सिस्टम के स्किल ट्री या स्टोर से कुछ अच्छा प्राप्त कर सकता था। उन्होंने आयरन स्पिरिट में अपना नवीनतम कार्य अपलोड किया और फिर से उन्होंने कड़ी मेहनत से हाथ से इसका पहला मॉडल बनाया। ठीक उसी तरह जब उन्होंने फैंटम का निर्माण किया, तो हर कदम पर शामिल होकर उन्होंने फंटासिया चेसिस के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। एक बार मॉडल तैयार हो जाने के बाद वेस ने तुरंत इसे बिक्री पर लगाने का फैसला किया। फैंटासिया 2R घुमंतु स्तर तारा बेस मॉडल। फैंटासिया 2R खरीद मूल्य 3400 सोना 50% प्रीमियम कीमत 700 उज्ज्वल क्रेडिट। इसके अतिरिक्त ऊर्जा पैक और कवच प्लेटों के कारण नोमैड का वजन फैंटम से अधिक था। फिर भी घुमंतु अन्य मॉडल के FATCM और फेस्टिव क्लाउड जेनरेटर मॉड्यूल के बिना आया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः कम कीमत हुई। वेस ने अनुमान लगाया कि घुमंतु का प्रदर्शन खराब नहीं था, लेकिन इसमें पिछले 2 संस्करणों में एक निश्चित वाहकार का अभाव था। मेरे पास विचार खत्म होने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं नए हिस्से खरीदे बिना अपने आप को एक और फैंटासिया संस्करण को फिर से पंप करने के लिए मजबूर कर सकता हूं, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जबकि केवल आधा महीना बचा है, वेस को उस मिशन के बारे में कुछ करने की जरूरत थी जो सिस्टम ने उसे दिया था। बाजार में घुमंतु के परिचय से उसकी बिक्री में प्रगति करने में मदद मिल सकती है, लेकिन उसे संदेह है कि समय सीमा बीतने से पहले वे इस बिक्री हासिल कर पाएगा।
मुझे व्यक्तिगत रूप से बाहर जाकर अपनी मशीनों को आगे बढ़ाना होगा। सच कहूं तो वेस इतना गरीब था कि वे अधिक परिष्कृत समाधान वहन नहीं कर सकता था, जबकि उन्हें अपने वर्चुअल मेक की बिक्री से अच्छी मात्रा में क्रेडिट प्राप्त हुआ। उन्हें अपने मेक बुटीक के भविष्य के संचालन के लिए पूंजी आरक्षित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा आयरन स्पिरिट में उनकी पिछली विज्ञापन खरीदारी समुद्र में एक बूंद के समान थी। वेस ने वर्कशॉप के पिछवाड़े में जमा कबाड़ के ढेर में से एक टूटे हुए खिड़की के आकार के होलोग्राफिक पिक्चर फ्रेम को निकालने में कामयाबी हासिल की। अपने तकनीकी कौशल के साथ इसे पुनर्स्थापित करना एक कठिन काम था। उसने इसे ठीक किया और इसके फ्रेम के नीचे एक लंबा खंभा भी वेल्ड किया। एक बार जब यह काम कर गया तो वेस ने अपने सभी मेक डिजाइन को पिक्चर फ्रेम की मेमोरी में लोड कर दिया। एक त्वरित विचार के बाद उन्होंने कुछ सार्वजनिक रिप्ले से कॉपी किए गए कुछ फुटेज भी जोड़े, जिनमें उनके मैच जीते हुए दिखाए गए थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उन मैचों को नजरअंदाज कर दिया जिनमें उनके खिलाड़ी बुरी तरह हारे थे। बाहर जाने के लिए तैयार, वेस ने बोर्ड लिया और एयर कैब को बुलाया। हे लकी, तुम बाहर जाना चाहते हो और शहर पर एक नजर डालें। एक बार जब उनका परिवहन आ गया तो उन्होंने रोड्रिगो रेस के डाउनटाउन क्षेत्र की इत्मीनान से यात्रा की। अपने अधिकांश जीवन उपनगरों में रहने के कारण वेस वहां की सड़कों से कहीं अधिक परिचित था। वह जानता था कि स्कूल से छूटने के बाद सभी बच्चे कहाँ घूमते थे। वह स्थानीय गेमिंग सेंटर में पहुंचा और अपने बोर्ड तैयार रखे हुए अन्य लोगों के बगल में बैठ गया। इस बीच लकी इधर उधर उछल कूद करने लगा और हैरान होकर पेड़ों और लालटेन के खंभों की खोज करने लगा। वेस को चिंता नहीं थी कि वह भाग जाएगा, इसलिए उसने अपने पालतू जानवर को अपने दिल की सामग्री का पता लगाने दिया। आप यहाँ नए हैं? एक रूखे सूखे आदमी ने ऐसा लग रहा था जैसे उसे 2 बार नहाने की जरूरत है। हाँ, तुम यहाँ क्यों हो? और क्या? मुझे अपना उत्पाद तत्काल बेचना है, वेस ने असहाय होकर कबूल किया। कुछ भी मुझे पता होना चाहिए, क्या करें और क्या न करें। ग्रनज हेड ने कुछ छोटी युक्तियां बताईं। सबसे बढ़कर प्रबंधकों को परेशान न करें। वे चाहते हैं कि बच्चे बिना किसी परेशानी के अंदर बाहर आएं। वे दोनों अन्य लोगों के साथ धैर्यपूर्वक बच्चों के स्कूल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। एक बार जब पहले उत्सुक किशोर आ गए तो वे इस काम पर चले गए। क्या आपको एक नई मशीन की आवश्यकता है जो तेज हो और लंबे समय तक चले? तो फिर मेरे पास आपके लिए एक मेक है। स्वाभाविक रूप से अधिकांश शक्तिशाली लोगों ने अपने उत्पादों की मांग करने वाले लोगों को नजरअंदाज कर दिया। केवल कुछ युवा पायलटों ने ही नजरें बचाईं, लेकिन खेल केंद्र में प्रवेश करने से पहले उनकी आंखें केवल 1 या 2 सेकंड के लिए ही केंद्रित रहीं। एक एनिमेटेड बोर्ड को पकड़कर घंटों तक खड़े रहने से वे थक गया। उन्होंने दांत भींचे और मेहमान खिलाड़ियों के दिमाग में अपनी चालें बिठाने का काम जारी रखा। लकी के वापस लौटते ही चीजें बदल गईं। जाहिर तौर पर बिल्ली को पर्यावरण की खोज करने का पूरा मन था। वह आसानी से वेस के पास एक कूड़ेदान के ऊपर कूद गया और उसके ढक्कन के ऊपर आराम से बैठ गया, जैसे कोई राजा अपने दासों का सर्वेक्षण कर रहा हो। बिल्ली की बढ़िया कारीगरी और मनभावन अभिव्यक्ति ने कुछ लड़कियों को आकर्षित किया। अति सुंदर, क्या मैं इसे सहला सकता हूँ? यह इतना बड़ा बच्चा है। लकी अभिभूत लग रहा था, लेकिन वेस ने उसे शांत करने के लिए उसकी गर्दन पर हाथ रखा। कृपया मेरी बिल्ली पर दबाव न डालें। वह युवा है और बहुत ज्यादा बाहर नहीं गया है। यह महसूस करने के बाद कि युवतियां उसे चोट पहुंचाने नहीं आई थीं, लकी ने म्याऊं म्याऊं की और अपनी चमकदार आंखों से उन्हें घूरा। बहुत मनमोहक। मुझे उसके साथ एक तस्वीर लेने दीजिए।
मुझे उसकी जीवंतता बहुत पसंद है। यह मेरे घर पर मौजूद कुत्ते से भी बेहतर है। क्या आपने उसे स्वयं बनाया है? वेस ने अजीब तरह से खांसते हुए बेशर्मी से जवाब दिया, मैं इसके निर्माण में शामिल था। हाँ, लकी अद्वितीय है और बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन यदि आप मेरी अन्य रचनाओं में रुचि रखते हैं तो मेरे फैंटम पर एक नजर डालना आपके लिए कैसा रहेगा। जब चिल्लाने वाली लड़कियों के समूह ने लकी को प्यार करने और उसके साथ तस्वीरें लेने की कोशिश की, तो वेस ने उन्हें तब तक ऐसा करने की अनुमति दी जब तक वे व्यवहार करते रहे। ऐसा लग रहा था कि बिल्ली में सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जैसे कि वे इसे उस समय के लिए बना रही हो जब वेस अपने पालतू जानवर के साथ खेलने के लिए अपने काम में बहुत व्यस्त दिखाई दे रहा था। फिर भी लड़कियों की निरंतर धारा ने वेस को आसानी से अपने उत्पादों के कुछ उल्लेख सम्मिलित करने की अनुमति दी। जब आप इन गेम बाजार में जाएं तो फैंटासिया 2R फैंटम की खोज अवश्य करें। यदि आप अपने दोस्त की गांड मारते समय अच्छा दिखना चाहते हैं तो यह एकदम सही तरीका है। शायद 100 में से 99 लड़कियों ने वेस की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यदि एक लड़की जिसने वास्तव में ध्यान दिया था उसके स्टोर पेज पर गई, तो वेस को लगा कि उसकी कड़ी मेहनत लायक थी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी बढ़ी हुई ताकत ने उसे फुटपाथ पर खड़े रहने और थोड़ी देर तक टिकने की अनुमति दी। तस्वीर का फ्रेम ऊपर रखने से वह अपनी अपेक्षा से थोड़ा कम थका। उसकी शारीरिक शक्ति भी मानसिक शक्ति में बदल गई जिसका वेस वास्तव में पता नहीं लगा सका। उसने वैसे भी प्रभाव महसूस किया। इससे उन्हें अपनी अन्य बेकार विशेषताओं को उन्नत करने की उपयोगिता पर पुनर्विचार करना पड़ा। शायद मेरी निपुणता को उन्नत करने से मेरे विचार तेज हो जाएंगे और मेरी सहन शक्ति को उन्नत करने से मेरी इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। सिस्टम वैसा नहीं है जैसा पहली नजर में लगता है। इसमें बहुत गहराई है और मैंने अभी तक केवल अपने पैर की उंगलियों को डुबोया है। जब सूरज क्लाउडी कर्टेन के क्षितिज के नीचे डूबने लगा तो वेस ने दिन की घोषणा कर दी। उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में जल्दी से खाना खाया और घर के लिए शटल की सवारी ली। थककर अपने सोफे में बैठते हुए वेस ने सिस्टम सक्रिय किया और अपनी प्रगति की जांच की। मिशन प्रगति 35 बिक्री। उसने आज 12 मैच बेचे। यदि उसकी बिक्री इसी गति से चलती रही तो वे निश्चित रूप से एक सप्ताह के भीतर मिशन पूरा कर लेगा। उन्होंने 198 डीपी भी जमा की। बस कुछ और बिक्री के साथ वे 200 डीपी की सीमा तक पहुंच जाएगा, जिससे सिस्टम शॉप और स्किल ट्री में बहुत सारे विकल्प खुल जाएंगे। हालांकि अन्य में डिजाइनर वेस की दयनीय स्ट्रीट पेडलिंग का उपहास कर सकते हैं, लेकिन उनकी सारी मेहनत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया है। स्वाभाविक रूप से लकी ने उनकी सफलता में बहुत योगदान दिया। उसने सोई हुई बिल्ली को उठाया और उसके थूथन पर हाथ फेरा। आपने प्यारा अभिनय करके अच्छा काम किया है। मैं कुछ उपहारों का ऑर्डर दूंगा और उन्हें कल वितरित कर दूंगा। लकी ने संतोष से म्याऊं म्याऊं की। अध्याय 10। सफेद हाथी वेस ने एक सप्ताह तक अपनी बिक्री की दिनचर्या जारी रखी। अधिकतम लाभ उठाने के लिए उन्होंने प्रत्येक दिन अलग अलग शहरों का दौरा किया। उसका प्रदर्शन लकी हमेशा उसके साथ रहता था और अपने आकर्षण की मदद से वह अपने उत्पादों पर इतना ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा कि 2 सप्ताह से भी कम समय में 100 मैच बेच सके। उन्होंने 263 डिजाइन पॉइंट भी जमा कर लिए थे, लेकिन अभी तक उन्हें खर्च नहीं किया था। उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वह अपना अगला मिशन पहले प्राप्त कर ले। ट्यूटोरियल पूरा करने के लिए बधाई। भाग 3। आपको 68 वर्षीय कॉम्बैट मेक प्रोडक्शन लाइसेंस लॉटरी टिकट प्राप्त हुआ है। कृपया इस टिकट को भुनाने के लिए लॉटरी पृष्ठ पर जाएं। अतिरिक्त समय के साथ मिशन को पूरा करने के लिए
आपको एक बोनस लॉटरी टिकट से सम्मानित किया गया है। सिस्टम को निश्चित रूप से लॉटरी पसंद थी, जिससे वेस को एक बुरा एहसास हुआ। लॉटरी के मामले में अब तक उनकी किस्मत मिली जुली रही थी। अरे सिस्टम, क्या तुम्हें अब तक मुझे दूसरा मिशन नहीं भेज देना चाहिए था? कृपया मिशनों के आदी न बने। मेक डिजाइनर सिस्टम केवल अपने उपयोगकर्ताओं को सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए मिशन प्रदान करता है। केवल शिशुओं को लगातार हाथ पकड़ने की आवश्यकता होती है। क्या आप बचे हैं? वेस ने व्यावहारिक रूप से खून उगला। बच्चा कौन है? तुम बच्चे हो। वास्तव में वेस को उन शब्दों को सुनने के बाद बहुत बुरा लगा। वह वास्तव में सिस्टम के मार्गदर्शन का आदी हो गया था। अब जब उसके पास प्रयास करने के लिए एक स्पष्ट मिशन का अभाव था, तो वेस को लगा जैसे वे भटक गया है। नहीं, यह सही नहीं है। मुझे अभी भी 1.5 महीने में शुरू होने वाली यंग टाइगर्स प्रदर्शनी के लिए तैयारी करनी है। मुझे 2 महीनों में अपना ब्याज चुकाने के लिए 5 मिलियन क्रेडिट इकट्ठा करने में भी प्रगति करनी है। दूसरे शब्दों में, उसे अपने कौशल को आगे बढ़ाने और ढेर सारा पैसा कमाने की जरूरत थी। वेस उन लक्ष्यों को पूरा करने का तरीका बताने के लिए सिस्टम द्वारा कोई अन्य ट्यूटोरियल तैयार किए बिना उस पर काम कर सकता था। बहुत बुरा, मैं और अधिक पूर्णता पुरस्कार अर्जित नहीं कर सकता। यह मुझे याद दिलाता है, मुझे अभी भी पिछले मिशन के पुरस्कारों का उपयोग करने की आवश्यकता है। अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए वेस ने लॉटरी पृष्ठ की ओर रुख किया। उन्होंने लॉटरी ड्रॉ के लिए डीपी खर्च करने के विकल्प को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय हाथ में मौजूद टिकटों का उपयोग करने का विकल्प चुना। सबसे पहले उन्होंने अपना बोनस टिकट सक्रिय किया। उनकी पिछली लॉटरी ड्रॉ की तरह ही, यह उन्हें पुरस्कारों के सबसे निचले पूल से पुरस्कार जीतने का हकदार बनाता है। निम्न गुणवत्ता वाला टिकट आधा टूट गया, जिससे एक परिचित चरखा दिखाई देने लगा। वेस ने पहिए को जोर से झटका दिया, जिससे सूचक के तेज गति से घूमने पर खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। आधे मिनट बाद पहिया धीमा हो गया। जैसे जैसे पहिया अतिरंजित ढंग से आगे बढ़ता गया, समय धीमा होता गया। इसने वेस को सूचक के चारों ओर मंडराते पुरस्कारों को पढ़ने की अनुमति दी। सहन शक्ति कैंडी एलियन पार्टी कान 1 लाख उज्ज्वल क्रेडिट अपूर्णता का लालटेन दिवसीय अड्डा सूचक एंड्योरेंस कैंडी के ऊपर से गुजरा, अजीब कानों के पास से गुजरा और लगभग क्रेडिट के योग पर पहुंच गया। वेस ने कभी भी अधिक पैसे रखने पर आपत्ति नहीं जताई। आपको अपूर्णता का लालटेन प्राप्त हुआ है। सिस्टम ने एक बार फिर वेस की इच्छाओं की अवहेलना की। कुछ ऐसा प्राप्त करने के बजाय जिसका वह बेतहाशा उपयोग कर सकता था, उसे एक पुराने जमाने का जला हुआ कांस्य उपकरण मिला, जो स्पष्ट रूप से बेहतर दिन जी रहा था। अपूर्णता का लालटेन जलाएं और संरचनात्मक खामियों को उजागर करने के लिए इसे किसी मशीन या घटक पर चमकाएं। उजागर खामियां केवल लालटेन धारक को ही दिखाई देती हैं। दीपक में 5 घंटे तक जलने के लिए पर्याप्त तेल होता है। यह उपयोगी हो सकता है। वेस ने टिप्पणी की, वास्तव में लॉटरी की उदारता से थोड़ा प्रभावित हुआ। ऐसी मशीनें मौजूद थीं जो संरचनात्मक खामियों का विश्लेषण और खुलासा कर सकती थीं, लेकिन केवल उच्च तकनीक वाले शोधकर्ता और निर्माता ही उन्हें खरीदने में सक्षम थे। ऐसे उपकरण की सहायता से दोषपूर्ण सामग्री को मशीन में शामिल होने से रोकने में मदद मिली। कुछ हिस्सों के लिए, जब एक असेंबलर ने इसे अन्य हिस्सों के साथ जोड़ दिया और इसे एक मेक में रखा, तो इसे बदलना बहुत अधिक परेशानी भरा था। बहुत बुरा हुआ कि लालटेन केवल 5 घंटे ही चली। वेस को यह भी पता नहीं था कि वे अतिरिक्त लैंप तेल कहां से खरीद सकता है। सिस्टम अपने सामान्य अड़ियल स्वभाव के कारण वेस के सवालों पर चुप रहा। अब बारी है मुख्य शो की।
वेस उस चमकदार सुनहरे टिकट को देखकर मुस्कुराया जो वास्तव में उसके सामने आया था। एक संतोषजनक खींच के साथ उसने टिकट को आधा फाड़ दिया। जैसे ही एक पारदर्शी मानव आकार का शिवालय छत से नीचे गिरा, उत्सव की घंटियां बजने लगीं। पगोडा में 9 मंजिलें थीं और प्रत्येक कहानी एक वैकल्पिक दिशा में घूमती थी। पहली कहानी बाएं ओर घूमती है, जबकि दूसरी दाईं ओर, और तीसरी बाएं ओर, इत्यादि। इस सबसे वेस को भव्यता का एहसास हुआ, मानो बुधवार स्वयं उसे पुरस्कार देने के लिए अवतरित हुए हों। इस तमाशे ने वेस की उम्मीदें बढ़ा दी। यदि परिचय पहले से ही इतना प्रभावशाली लग रहा था, तो उसे निश्चित रूप से कुछ सस्ता नहीं मिलेगा। अपने इनाम का स्तर निर्धारित करने के लिए पगोडा से संपर्क करें। ये अलग था। हैरान होकर वेस ने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर दूसरा जब कुछ खास नहीं हुआ। किसी तरह, चाहे कितने ही कदम उठाने पड़े, वे शिवालय के करीब नहीं पहुंच सका। एक निराकार दबाव आया जो उसके शरीर पर दबाव डालने लगा। न तो गुरुत्वाकर्षण बदला और न ही वायुदाब। सब कुछ ये था वैसा ही रहा। केवल पगोडा ही हवा में ऊपर उठा, जिससे वर्कशॉप वेस की नजरों से ओझल हो गया। वेस को लगा कि दबाव के कारण, उसका सिर फटने की आशंका के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है। फिर भी उसने अपने दांत बींच लिए और एक पैर दूसरे के ऊपर रखता रहा। जब उसकी चेतना खत्म होने की कगार पर थी, तो दबाव गायब हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें तेज हो गईं, मानो उसने मैराथन दौड़ लगाई हो। इस अजीब घटना ने उन पर गंभीर प्रभाव डाला। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि दबाव क्या दर्शाता है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वे ठीक हो जाएगा। मूल्यांकन पूरा हो गया। आप 5वीं श्रेणी से पुरस्कार पाने के पात्र हैं। फैसले की प्रतिक्रिया में शिवालय बदल गया। इसकी शीर्ष 4 और निचली 4 मंजिलों ने अपने घूर्णन को धीमा कर दिया, अंततः स्थिर हो गई। पगोडा की केवल 5वीं मंजिल अपनी प्रसन्नता पूर्वक घूमती रही। मैं ठीक से नहीं जानता कि पगोडा ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन मुझे लगता है कि उसने ठीक काम किया। वेस ने नकली निष्कर्ष निकाला। उसे वास्तव में इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे एक साधारण उत्पादन लाइसेंस देने के लिए सिस्टम को इस तरह के रहस्यवाद का सहारा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मुझे वास्तव में अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। मैंने जीवन भर औसत बने रहने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। अब जब परीक्षण समाप्त हो गया था, वेस आसानी से शिवालय के किनारे पहुंच गया। इसकी 5वीं मंजिल लगातार घूमती रही, जिससे हवा का एक छोटा सा प्रवाह निकला जिसने वेस के चेहरे को उड़ा दिया। यहाँ तक कि लकी भी सोफे से नीचे कूद गया और अजीब तैरती संरचना का निरीक्षण किया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वे सोच रहा हो कि आखिर किस चीज ने उसे घुमा दिया। हवा में एक छोटी, हाथ के आकार की घंटी दिखाई दी। यह उन घंटियों में से एक थी जो प्राचीन टेरान मंदिरों में लटकाई जाती थी। ताली बजाने वाले से एक छोटी सी रस्सी लटकती थी जिससे घंटी बजती थी। तैयार होने पर कृपया रस्सी खींच लें। वेस ने तार के सिरे को पकड़ा और मजबूती से खींचा। घंटी ने एक नाजुक झुनझुनी वाली ध्वनि छोड़ी, जिससे पगोडा की 5वीं मंजिल अधिक चमकने लगी, भले ही इसके घूमने से इसकी प्रेरक शक्ति खत्म हो गई। नियमित लॉटरी पहिए की तरह शिवालय के कई किनारों पर विभिन्न पुरस्कारों को चित्रित किया गया था। वेस ने उनके कुछ प्रोफाइलों को भी पहचाना और निर्धारित किया कि वे ज्यादातर लास्ट जेन मॉडल थे। इसका मतलब यह हुआ कि मेट्स ने पिछले 30 से 70 वर्षों में पहली बार व्यावसायिक रिलीज देखी, जो काफी अच्छी रेंज थी। लास्ट जेन से पुराने किसी भी मेक मॉडल को अप्रचलित माना जाता था। उनका प्रदर्शन सहायक क्षमता में भी वर्तमान में उपयोग में आने वाले मॉडलों के बराबर नहीं रह सका। ऐसे में की कीमत अक्सर कच्चे माल और उत्पादन की लागत से मेल खाती है,
जिसका अर्थ है कि वेस कभी भी कोई लाभ नहीं कमा पाएगा, भले ही उसने मेक को अपने बुटीक में हस्तनिर्मित किया हो। दूसरी ओर नए मॉडलों ने भी वेस के सामने कुछ समस्याएं पेश की। मेक मॉडल जितना अधिक आधुनिक होगा, उसका लाइसेंस उतना ही सख्त होगा। केवल विश्वसनीय मेक डिजाइनरों और बड़े वाणिज्यिक उद्यमों को ही उन्हें खरीदने की मंजूरी मिली। इसके अलावा नए डिजाइनों में अधिक उन्नत तकनीक शामिल की गई, जिसके निर्माण के लिए विशेष मशीनों की आवश्यकता होती है। उनका 3D प्रिंटर बिना किसी विशेष फीचर वाला एक अत्याधुनिक उत्पाद था। यह लास्ट जेन के लगभग किसी भी विशेषज्ञ घटक को प्रिंट करने में सक्षम था, लेकिन अगर यह वर्तमान पीढ़ी की फैंसी तकनीक की बात आती है, तो उसे लाखों या अरबों क्रेडिट मूल्य की उत्पादन लाइनें हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है। अंततः शिवालय ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। वेस का पेट डूब गया क्योंकि उसने सामने की दीवार पर सफेद मध्यम आकार की मेक को पहचान लिया। बधाई हो, आपको निम्नलिखित मशीन का 68 वर्षीय उत्पादन लाइसेंस प्राप्त हुआ है। नेशनल एरोमोटिव्स सीजर ऑगस्टस CM1। बकवास। वेस बुदबुदाया क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति से उसका सारा उत्साह खत्म हो गया। वेस को एक नया मेल मिलते ही उसका कुंभ फट गया। उसने स्तब्ध होकर संदेश को टैप किया। यह एक तथाकथित फ्यूचर सन्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन से बहुत सारी कानूनी बकवास के साथ आया था। वेस ने लंबे पाठों को सरसरी तौर पर पढ़ा। इसके द्वारा हम आपको सीजर ऑगस्टस CM1 का असीमित उत्पादन लाइसेंस प्रदान करते हैं, जो शामिल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। चाहे वेस के मन में CA के बारे में कितनी भी भ्रांतियां क्यों ना हो, वह उसमें फंसा हुआ था। कागजी कार्यवाही को अपनी नजरों से दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ ही मिनट बाद उन्हें एक और संदेश मिला, जिसमें दिखाया गया कि स्थानीय व्यक्ति ने अनुबंध को सफलतापूर्वक मंजूरी दे दी है। वेस के पास अब सीजर ऑगस्टस का उत्पादन करने का कानूनी लाइसेंस था। यह दोहरी बकवास है। वेस को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं थे। सीजर ऑगस्टस का एक रंगीन इतिहास था। वेस इससे परिचित था, क्योंकि यह कॉलेज में एक सबक था कि क्या नहीं करना चाहिए। कहानी 50 साल पहले शुरू हुई, जब एयर कार और शटल के एक प्रसिद्ध निर्माता नेशनल एरोमोटिव्स ने मैकेनिकल बाजार में प्रवेश करने का फैसला किया। उन्होंने दो तरफा दृष्टिकोण अपनाया। पहला तरीका यह था कि कुछ मुख्य धारा के डिजाइनों को लाइसेंस दिया जाए, कुछ कारखानों को फिर से तैयार किया जाए, और बहुत सारी घटिया गुणवत्ता वाली लेकिन सस्ती कीमत वाली मशीनों को पंप किया जाए। उनके द्वारा बनाए गए मेच की विशाल मात्रा ने उन्हें मेक उत्पादन की जटिलताओं को बहुत तेजी से समझने की अनुमति दी। उनकी गुणवत्ता प्रत्येक नए उत्पादन के साथ मैचेस में सुधार हुआ। दूसरी विधि एनए के CEO के बेटे जेसन कोज़लोस्की को यह सीखने की अनुमति देना था कि मेक को कैसे डिजाइन किया जाए। उन्होंने सीधे एस्टेलोन के प्रमुख मेक डिजाइन कार्यक्रम में से एक में भाग लिया। उल्लेख करने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जेसन एक बिगड़ैल बच्चा था। जैसा कि कल्पना की जा सकती है, जेसन ने अपना अधिकांश समय एस्टेलोन की पार्टियों में भाग लेने और नशे में धुत होने में बिताया। केवल उनके श्रेष्ठ जीन ने ही उन्हें स्नातक स्तर तक कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम बनाया। एक बार जब जेसन घर लौटा, तो उसने गैलेक्टिक प्रेस के सामने एक जोरदार घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पूरी तरह से मूल मशीन डिजाइन करने में सिर्फ 1 महीने का समय लगेगा, जो उस अवधि की वर्तमान पीढ़ी की सभी मशीनों से बेहतर प्रदर्शन करेगी। कई उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने इस तरह के दावे का मजाक उड़ाया। वर्तमान पीढ़ी के मेक से बेहतर प्रदर्शन करने के बारे में भूल जाइए।
कई नए स्नातक किए गए मेक डिजाइनर ऐसे मॉडल को डिजाइन करने में भी सक्षम नहीं थे जो पिछली पीढ़ी के मेक से बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस तरह की तार्किक मशीन बनाने में सक्षम होने के लिए कई वर्षों का अनुभव, कई कौशल सीखना और कई नई तकनीकों को हासिल करना पड़ा। किसी भी स्थिति में जनता ने जेसन के हर शब्द पर ध्यान दिया। एक ऐसा चेहरा जो यह सुंदर व्यक्ति अपने वादे से नहीं मुकरेगा, ठीक है। घोषणा के बाद कुछ काले सूट वाले लोग उड़ाऊ बेटे को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर ले आए और उसे 1 महीने तक फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने अनुमान लगाया कि नेशनल एरोमोटिव्स चाहता था कि जनता जेसन की प्रतिज्ञा को भूल जाए। जब जेसन ठीक 30 दिन बाद प्रेस के सामने आया तो उन्हें अप्रत्याशित आश्चर्य हुआ। फिर एक थोड़ा अस्त व्यस्त लेकिन आकर्षक युवक अपने महीने भर के प्रयास का परिचय देने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने दबंगई पूर्वक इसका नाम पहले प्राचीन रोमन सम्राट के नाम पर रखा, क्योंकि यह वास्तव में वर्तमान पीढ़ी के अधिकांश मेचों से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम था। इसकी राजसी मुद्रा और आलीशान सिर की डिजाइन से पता चलता है कि जेसन ने मेक के सौंदर्य शास्त्र को उसकी शानदार आक्रामक शक्ति से मेल खाने में काफी समय बिताया। सीजर ऑगस्टस ने मध्यम भार वर्ग में सर्वोच्च आक्रमण और सर्वोच्च रक्षा की पेशकश की। अब तक का सबसे महंगा घटक नेशनल एरोमोटिव्स का मालिकाना कवच चढ़ाना था, जिसे मूल रूप से अंतरिक्ष शटल की सबसे शानदार लाइन को सीधे माइक्रो एस्टेरॉइड प्रभावों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि महंगा और उत्पादन में मुश्किल, कवच ने बेहतर सुरक्षा प्रदान की जो उस समय अगली पीढ़ी के मानकों के अनुरूप थी। C1 ने कई प्रकार के आक्रामक विकल्प भी प्रदान किए। इसका मुख्य हथियार इसकी कलाई पर लगी 2 लेजर तोपें थीं। इसके कंधों पर लगी मिसाइलों ने कुछ लंबी दूरी की अप्रत्यक्ष फायरिंग के विकल्प प्रदान किए, जबकि इसके कवच की उसी उत्कृष्ट सामग्री से बनी एक क्लासिक तलवार और ढाल ने मेक को हाथापाई रेंज में एक राक्षस बना दिया। जबकि जेसन ने सफेद पेंट वाले मेक का एक होलोग्राफिक मॉडल और इसकी प्रभावशाली क्षमताओं को दिखाया, विशेषज्ञों ने इसकी विशिष्टताओं पर विचार किया। वे तुरंत अपनी हंसी नहीं रोक सके। सीजर ऑगस्टस ने अपने संपूर्ण बाहरी हिस्से के नीचे ढेर सारी चीजें छिपा रखी थीं। जेसन ने C1 में इतने सारे गैजेट भर दिए कि इससे फ्रेम की अखंडता प्रभावित हुई। कवच को पार करने वाली कोई भी क्षति 5 आवश्यक उपप्रणालियों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है, या तो मशीन को पंगु बना सकती है या कम से कम इसे युद्ध के मैदान से बाहर ले जा सकती है। जगह बचाने के लिए उनमें से कई उपप्रणालियां आपस में उलझ गईं, जिससे किसी भी तकनीशियन के लिए एक भी दोषपूर्ण बिजली लाइन को बदलना कठिन हो गया। मेक में भी सहन शक्ति की कमी थी। यह जल्दी चरम पर पहुंच गया, लेकिन इसमें टिकने की कोई शक्ति नहीं थी। इसकी मिसाइल क्षमता से कंडों में खाली हो सकती है। इसकी कलाई पर लगी लेजर तोपों ने खतरनाक मात्रा में गर्मी पैदा की, जिसे कम करने के लिए जेसन ने लगभग कुछ भी नहीं किया। और अगर उसने ऐसा किया भी, तो यांत्रिकी की औसत ऊर्जा क्षमता का मतलब था कि यह हथियारों को वैसे भी लंबे समय तक नहीं खिला सकता था। सौभाग्य से जेसन पहले से ही अति इंजीनियर्ड मशीन में उड़ान प्रणाली जोड़ने के लिए पर्याप्त अभिमानी नहीं था। उस स्थिति में इसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो जाएगी। इस सब का मतलब यह था कि वेस अब हाल के दिनों में इन्हें की सबसे बड़ी व्यावसायिक फ्लॉप फिल्मों में से एक में फंस गया था। C1 एक सफेद हाथी था जिसका उत्पादन करना कठिन था और इसके लिए लगातार बच्चों की देखभाल की आवश्यकता होती थी। इसके उत्पादन में सबसे परेशानी वाली बात यह थी कि इसके विशेष कवच चढ़ाने के लिए उत्पादन के लिए एक समर्पित मशीन की आवश्यकता होती थी। वेस का 3D प्रिंटर इतना उन्नत नहीं था कि इसे स्वयं बना सके। वेस के लिए सीजर ऑगस्टस का स्टॉक मॉडल 2 महीनों में तैयार करना असंभव था।
किसी प्रोडक्शन के ऐसे क्लस्टर फक को पूरा करने के लिए उनके पास समय, धन, कौशल और उपकरण की कमी थी। और अगर वे एक मॉडल बनाने में कामयाब भी हो गया तो यह एक सवाल था कि क्या वे बिकेगा। हालांकि सिस्टम ने उन्हें केवल एक उत्पादन लाइसेंस प्रदान किया, और बेहतर या बदतर के लिए वे साथी के साथ फंस गया था। ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉक मॉडल में फंस गया हूं। मेरे पास अभी भी मेक डिजाइनर सिस्टम है। यदि वे सीए को फिर से डिजाइन करने के लिए सिस्टम का उपयोग कर सकता है तो वे जेसन की पहली उत्कृष्ट कृति के कम मांग वाले संस्करण के साथ आने में सक्षम हो सकता है। वह देने को तैयार नहीं था। ऊपर उसके दिमाग में पहले से ही एक अस्थायी योजना बनी हुई थी।